है या नहीं, इलाज है तो क्या है, और इससे बचने की क्या तदाबीर हो सकते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं, उसके पर भी अपनी बात रखूँगा। ये एक अहम मुद्दा जो स्क्रीन पर आप अपने देख रहे होंगे, जो 8वां मुद्दा है जिस पर मैं अपनी बात रखूँगा, वो भी बहुत ही अहम और नहायत मेरी नज़र में अहम तरीन है, क्योंकि वो फिर मैं रेफ़र करना चाहूँगा अपने उस इंट्रोडक्शन का शुरू में जो मैंने कहा कि लोग डिसइन्फॉर्म हो रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात थे और अभी भी मौजूद हैं कि ये कोई साजिश तो नहीं है, ये कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है। तो ये इस एंगल से भी कुछ बातें रखना चाहूँगा। और फिर आखिर में एक स्लाइड मैंने इसका कोई मजहबी पहलू है या नहीं, तो उस ताल्लुक़ से भी अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये सारा मामला सन 2000 जो पिछला साल गया है 2019, उसके आखिरी चंद महीनों में चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से कुछ इत्तलात आना मौसूल होना शुरू हो गई कि वहाँ पे एक नई बीमारी नज़र आ रही है और ग़ालिबन ये किसी वायरस के वजह से है। तो ये जो है इसका आगाज़ जो है सारे मामलात का, ये पिछले साल के आखिरी महीने में दिसंबर में सारा मामला शुरू हुआ। लोगों ने इस जरसूमे को दरियाफ्त किया, इसका पता किया, इसको लैब में इस पर रिसर्च की गई और ये मालूम हुआ कि कोरोना वायरस जो वायरस की एक फैमिली है जिसके बारे में अभी बाद में अगले स्लाइड में मैं बात करूँगा, तो एक नोवेल कोरोना वायरस है, यानी नया कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो बहुत पहले से मौजूद है लोगों में और एनिमल्स में। कुछ बीमारियां इससे पहले भी हो चुकी हैं जिसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो लेकिन इस वायरस के बारे में, ये जो नया वायरस नई बीमारी जो नज़र आई चाइना में, तो उसको जब लोगों ने रिसर्च करके देखा तो पाया कि ये कोरोना वायरस है, लेकिन ये नया है बहुत सारे मामले में, स्ट्रक्चर में, इसके गुण में, दोष में और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में, फीचर्स में ये नया है। तो लिहाजा इसका नामकरण किया गया, इसका नाम दिया गया 2019 nCoV, यानी 2019 नोवेल कोरोना वायरस। और बाद में मज़ीद रिसर्च जब हुए तो ये पता चला कि ये इससे पहले जो एक बीमारी सार्स आ चुकी थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये उसी, यानी वो जो बीमारी आई थी चंद साल कबल, तो वो जिस वायरस से ये बीमारी आई थी लगभग उसी तरह का वायरस है। तो इसका फिर नामकरण चेंज करके नाम रख दिया गया, नया नाम सार्स कोव 2, यानी वो कोव 1 था जिससे वो बीमारी हुई सार्स, और ये जो है कोव 2 है जो कि नई बीमारी करने वाली वायरस। तो ये नाम दिया गया इस वायरस को। फिर इस साल के दूसरे महीने में, फरवरी में, WHO ने इस मर्ज़ को, यानी इस वायरस से जो बीमारी होती है, हो रही थी, तो इस मर्ज़ का नाम भी रख दिया गया। जिस तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियों के नाम रखे जाते हैं, निमोनिया नाम रखा जाता है, टाइफॉइड नाम रखा जाता है और दीगर नाम, ट्यूबरकुलोसिस, TB नाम रखा जाता है, उसी तरह से इस बीमारी का नाम, इस मर्ज़ का नाम क्या रखा जाए, इस पे मशवरा हुआ और WHO ने फैसला किया कि इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखना मुनासिब होगा। कोविड जो है ये दैट स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज़, तो कोरोना वायरस डिजीज़। और चूँकि ये सन 2019 में ये बीमारी फैली है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया कोविड-19। तो ये WHO का नोमेनक्लेचर है। तो ये बीमारी जब चाइना से शुरू होने के बाद एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे शहर में, फिर वहाँ से जब लोग बाहर जाने लगे
हवाई जहाज़ के ज़रिए से या और ज़राए से जब बाहर निकलने लगे लोग, तो ये बीमारी फिर चाइना से बाहर कोरिया, फिर यूरोपियन ममालिक में, अमेरिकाज़ में और दूसरी जगहों पर जब ये फैलने लगी ये बीमारी, तो फिर WHO ने 11 मार्च 2020 में इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया। पैंडेमिक का मतलब होता है, मैं अभी दिखाऊंगा चंद स्लाइड के बाद, कि पैंडेमिक का मतलब होता है कि बैक वक्त दुनिया के कई ममालिक में और कंटिनेंट्स में अगर कोई बीमारी फैल जाए तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो उसी तरह से एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, इसके बारे में भी बात बताऊंगा। तो मार्च 11 को WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया और इस सिलसिले में बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई। अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर से ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, अभी भी वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत ताख़ीर कर दी। तो ये पैंडेमिक जो है ये मार्च 11 को घोषित किया गया, इसका ऐलान किया गया। और आज की जो सूरत हाल है, आज 13 जून है और आज सुबह 7 बजे जो डेटा मैं कलेक्ट कर सका, तो वो ये है कि अभी तक इस वक्त तक कुल 215 ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी है। और तो ये जो है ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आज के सुबह का डेटा है ये, कि आज दुनिया की आबादी यानी तकरीबन 7.5 अरब से 8 अरब के तकरीबन, आप अपनी स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट फिगर देख लें, ये मेरा कर्सर है कि ये देख रहे हैं कि 7 अरब 79 करोड़ 9,81,950, यानी ये उस वक्त सुबह जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तो 8:25 पे दुनिया की आबादी इतनी थी। और उस वक्त बीमारी की तादाद 77,31,673। तो लेकिन ये तो हर लम्हे और हर घंटे हर मिनट इसमें तब्दीली आ रही है, लेकिन ये उस वक्त का डेटा है। तो इस लिहाज से अगर इस बीमारी के प्रेवलेंस के बारे में अगर बात करें कि यानी यो रोग कत्ती को व्यापकता की बात करें, प्रेवलेंस का मतलब होता है कि किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में या पूरी दुनिया में या किसी भी ज़िले में अगर वहाँ की आबादी इतनी है तो उस आबादी में से कितने लोग उस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ये एक हिसाब निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि ये कितना वाइड स्प्रेड या लिमिटेड है। ये इसको प्रेवलेंस कहते हैं मेडिकल। तो ये प्रेवलेंस जो है ये लगभग 100 हर लाख में, यानी 1 लाख व्यक्ति में इसका प्रेवलेंस जो है वो 100 है सारी दुनिया में। दुनिया की आबादी ये है और कुल बीमारी जो है उस वक्त का ये है आज की सुबह का। तो इस लिहाज से 99.2 पर लाख, यानी हर 1 लाख में 100 आदमी जो है इससे मुतासिर हुआ है। तो यह इसका प्रेवलेंस आज के वक्त में। मुख्तलिफ ममालिक में ये मुख्तलिफ है, ये डिफरेंट है, विच इज़ नेचुरल। तो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि किन ममालिक में, किन देशों में ये ज़्यादा है, किन देशों में कम व्यापक और कम व्याप्त है। दूसरा एक अहम ये नुक्ता होता है देखने का कि ये जो बीमारी लग गई है तो इससे लोग किस कदर यानी हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो मसलन कोई बीमारी ऐसी होती है कि बीमारी लगती है और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि लग गई तो समझिए कि बस यानी मुल्कुल मौत का ही सामना करना है, उससे यानी और कोई छुटकारा नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं एंड इन बिटवीन। तो ये इस तरह से हम किसी भी बीमारी के बारे में कितना फेटल है ये, कितना मुहलिक है ये, तो ये हिसाब करते हैं केस फेटलिटी रेट से कि अगर 100 आदमी को ये बीमारी लग जाए तो इसमें से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं और कितने लोग यानी इसके शिकार हो करके यानी दम तोड़ देते हैं। तो इसको केस फेटलिटी रेट कहते हैं। तो आज सुबह जो है ये डेथ की तादाद आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है 4,28,210। तो ये है टोटल डेथ्स और ये केसेस हैं 77 लाख। तो इस
से इसको डिवाइड करके 100 से ज़रब दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये फिगर आता है 5.5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 आदमी को कोविड-19 अगर लग जाए तो आज के डेटा के मुताबिक उसमें से यानी 95 या 94 लोग तो बिल्कुल सेहतयाब होकर के निकल जाएंगे और बाकी 5 से 6 तक जो है ये मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा था कि बीमारी जो है ये पेंडेमिक है, तो और पेंडेमिक के ताल्लुक से ही तो ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं अपने स्क्रीन पे देख लीजिए आप कि एंडेमिक है, एपिडेमिक, आउटब्रेक एंड पेंडेमिक। तो ये हमने कहा कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक है। क्यों पेंडेमिक है? क्योंकि बैक वक्त ये बहुत सारे ममालिक में और बहुत सारे बर्रे आज़मों में, बहुत सारे कंटिनेंट्स में ये फैल गया। चाइना में था, यानी एशिया में था, चाइना के मुख्तलिफ शहरों में से होते हुए अमेरिका में चला गया, अमेरिकन कंटिनेंट में, साउथ अमेरिका में चला गया, नॉर्थ अमेरिका में, पेरू, मेक्सिको, ब्राज़ील में चला गया, यूरोप में, स्पेन, जर्मनी वगैरह में, दूसरे कंटिनेंट में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले गए। तो ये पेंडेमिक हो गया। तो ये तो पेंडेमिक तो समझ में आ गई बात, लेकिन कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो समझना ज़रूरी है, अहम है। तो कुछ बीमारियां होती हैं वो एंडेमिक होती हैं, और एंडेमिक कहते हैं उस बीमारी को जो कि किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास शहर में, किसी ख़ास ज़िला में महदूद रहती है कोई बीमारी, तो उसको एंडेमिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइड के बारे में कहा जाएगा कि ये काठमांडू में ये एंडेमिक है, यानी ये काठमांडू में है, या ये कि ये उन ममालिक में ज़्यादा है जहाँ पे गंदगी का पानी साफ मैसर नहीं है, तो कहेंगे कि टाइफाइड इज़ एंडेमिक इन दोज रिसोर्स पुअर सिचुएशंस वेयर सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड। उसी तरह से कुछ बीमारियां होती हैं, उसको कहते हैं कि एपिडेमिक। एपिडेमिक उस बीमारी को कहते हैं कि जो बैक वक्त ये बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर देता है, तो इसको एपिडेमिक कहते हैं। मसलन टाइफाइड किसी ख़ास मौसम में, जैसे रेनी सीजन में, ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन इख्तियार कर लेता है। हैज़ा एपिडेमिक प्रोपोर्शन इख्तियार कर लेता है। उसके बाद एक होता है आउटब्रेक कहते हैं। आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि आम तौर से एंडेमिक के बारे में लोगों का एक तस्वुर होता है कि तकरीबन यानी इतने लोग एक वक्त में मुतासिर होते हैं, ये एक हिसाब किताब होता है। और अगर उससे ज़्यादा, उस तवक्को से ज़्यादा अगर कोई बीमारी उस इलाके में अगर फैल जाए तो इसको आउटब्रेक कहते हैं, इन्फेक्शन आउट, तो इसको आउटब्रेक कहते हैं। और पेंडेमिक के बारे में तो मैं अर्ज़ कर ही चुका हूँ। पेंडेमिक किसको कहते हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारे ममालिक में और कंटिन्यूस में अगर फैल जाए तो उसको एंडेमिक कहते हैं। तो ये जो मैं भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने अपने माइक को ऑफ कर दें, एकोज आ रहे हैं। तो ये है एंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक और पेंडेमिक। इस स्लाइड में अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। ये इस स्लाइड में ज़रा देख लीजिए कि इसमें दुनिया की सूरत हाल, दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा 10 सबसे ज़्यादा केसेस जिन ममालिक में हैं वो इस स्लाइड में मैंने रखने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे टॉल जो है वो अमेरिका का फिगर है, और ये 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें आपको मुतासिर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, और यूके है, फिर स्पेन है, इटली, पेरू, जर्मनी और ईरान। तो ये 10 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं जहाँ तक केसेस का मामला है, केसेस के ताल्लुक है। इन 10 ममालिक में सबसे ज़्यादा जिस कंटिनेंट के ममालिक हैं वो यूरोप के 5 हैं, यानी रशिया, यूके, स्पेन,
इटली और जर्मनी, ये 5 ममालिक जो हैं वो यूरोप महादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। साउथ अमेरिका के 2, ब्राज़ील और पेरू। एशिया के 2, इंडिया और ईरान। और नॉर्थ अमेरिका का 1 यानी यूएसए, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो ये है बीमारी की व्यापकता, यानी ये कितना वाइड स्प्रेड है। इस ताल्लुक से सबसे ज़्यादा व्यापक जो है ये अमेरिका में है, और अगर कंटिनेंट के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा व्यापक ये यूरोप में है। और ये है दुनिया की सूरत हाल। इस स्लाइड में मैंने ये जो ममालिक हैं इनमें तो ये केसेस के बारे में हुआ, यानी इतनी बीमारियां हैं इन ममालिक में। तो इसमें आपके सामने 2 फिगर्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन में। इस जानिब जो है जहां मेरा कर्सर है वो ये ममालिक हैं और ये बीमारियां हैं। मसलन यूएसए में 21 लाख, ब्राज़ील में 8 लाख, रशिया में 5 लाख वगैरह, और ईरान में 1,82,525। तो दीज आर नंबर ऑफ केसेस इन दीज डिफरेंट कंट्रीज। टॉप 10 दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि ये बीमारियां हैं। और इधर जो है दिस इज़ डेथ फिगर्स। तो आप देखिए कि ये जो है यूएसए में 1,16,000, ब्राज़ील में 41,000, यूके में 41,000, और इस तरह से ये फिगर्स आपके सामने हैं। तो ये जो है ये डेथ्स हैं। यहाँ एक चीज़ नोट करने की है जो कि इस स्लाइड में मैंने हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश की है कि ये जो डेथ है इसमें देख लीजिए कि ये जो ममालिक हैं टॉप 10 ममालिक हैं जिनमें कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा है। उसमें रस्सा, इंडिया और पेरू, जिसको ग्रीन से हाईलाइट किया है मैंने, इस साइड के राइट वाले उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा, ये नज़र नहीं आ रहा है इसमें। रस्सा, इंडिया और पेरू नहीं है। और उसकी जगह में आप जो रेड से हाईलाइट किया गया देखिए कि फ्रांस, मेक्सिको और बेल्जियम है। तो क्योंकि डेथ के फिगर के एतबार से रस्सा टॉप 10 में नहीं था, इंडिया टॉप 10 में नहीं था, पेरू टॉप 10 में नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि इन ममालिक में बीमारियां तो बहुत हैं, बीमारी तो बहुत है, बहुत ही व्याप्त है, बहुत ही व्यापक है, लेकिन उतना लेथल नहीं है, इसलिए वो टॉप 10 डेथ में नहीं आए। ऑन द अदर हैंड इधर आप देख लीजिए कि फ्रांस, मेक्सिको और बेल्जियम बीमारी के ताल्लुक से, बीमारी के तादाद के, पेशेंट के तादाद के ताल्लुक से इस साइड में आप नहीं पाते हैं इसको, लेकिन इस साइड में आप पाते हैं कि नंबर 5 में फ्रांस आ गया, नंबर 7 में मेक्सिको आ गया, नंबर 8 में बेल्जियम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन ममालिक में, फ्रांस, मेक्सिको और बेल्जियम की ममालिक में, इन 3 ममालिक में लोग ज़्यादा मरे हैं। अगर इन्फेक्शन का हिसाब किया जाए, कंपेरिजन अगर किया जाए, तो कम बीमारी के बावजूद लोग बहुत ज़्यादा मरे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में मैं बाद के स्लाइड में इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। तो लेकिन इस में मैं ये दिखाना चाहा और ये साफ़ हुआ कि यानी कुछ ममालिक जो हैं उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेथ्स उतने नहीं हैं, कंपेरेटिवली डेथ्स ज़रा कम हैं। और ऑन द अदर हैंड कुछ ममालिक में अगरचे बीमारियां कम हैं, लेकिन कंपेरेटिवली डेथ्स ज़्यादा है। तो ये तो दुनिया की सूरत हाल हुई। अब नेपाल का मामला क्या है, नेपाल के केसेस की क्या तादाद है, वो मैं इस स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर को देखिए, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। सबसे पहला केस जो था वो 23 जनवरी को यानी नज़र आया है नेपाल में, जो प्रमाणित हुआ, जो साबित हुआ 23 जनवरी को। उधर बात हुई कि वो जो है वुहान में दिसंबर के महीने में, और लगभग 1 महीने के बाद जो है नेपाल में पहला केस नज़र आता है 23 जनवरी को। और फिर एक अरसे तक, लगभग 1 महीने तक एक तरह से समझिए कि लल रहा, बिल्कुल खामोशी रही जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक़ है। और लोग यानी बहुत ज़्यादा खुशगुमान होने लगे कि नेपाल में ये मामला और ये केस जो है वो नहीं आएगा या शायद ना आए, क्योंकि इसमें सेकंड केस जो है वो लगभग 1 महीने के बाद, जो 23 मार्च को, बल्कि 2 महीने के बाद, यानी 23 मार्च को सेकंड केस नज़र आया। जिस वक्त ये पहला केस नज़र आया था तो वो
मुझे ये चलाने दो, तुम मुझसे काम करो। ये जो पहला केस था, जिस वक्त ये बीमारी फैली वुहान में, तो अपने यहाँ नेपाल में इसको टेस्ट करने के लिए लैब नहीं था। पीसीआर करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए से इसका टेस्ट करते हैं, इस बीमारी का पता लगाते हैं, इस वायरस का पता लगाते हैं। और ये क्या है पीसीआर, इसके बारे में तो बाद में मैं बात करूंगा ही। तो ये चूंकि अपने मुल्क में नहीं था, तो ये पहला केस जो है ये डायग्नोसिस करने के लिए सैंपल लेकर के, जो नाक से और हलक से जो सैंपल लिया जाता है, स्वाब कलेक्ट किया जाता है, ये हांगकांग भेजा गया था और वहाँ पे ये टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट वो पता चला था। और नेपाल में जब ये टेस्ट शुरू हुआ है तो ये 27 जनवरी से ये नेपाल में शुरू हुआ है। यानी 23 जनवरी को पहला केस नज़र आया, उस वक्त तक अपने यहाँ नहीं था, लेकिन 27 जनवरी से नेपाल में यहाँ पे अपना लैब शुरू हो गया। सबसे पहले टेकू शुक्रला राज ट्रॉपिकल हॉस्पिटल में सबसे पहला टेस्ट हुआ और वो 27 जनवरी से शुरू हुआ। और उसके बाद ऐड होते गए लेबोरेटरीज़ नेपाल में, और आज के दिन में 20 लेबोरेटरीज़ में ये टेस्ट हो रहे हैं। इस बीमारी से महफूज रहने के लिए, बचने के लिए जो मुख्तलिफ तदाबीर हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, तो इसमें से एक अहम तदबीर ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल ना करें। क्योंकि देखा गया कि जैसे ही चाइना से ट्रैवल करके लोग दीगर ममालिक में जाने लगे, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है। तो एक अहम स्ट्रेटजी के तौर पर जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि यानी ये जो आवागमन है, आवाजाही है एक जगह से दूसरी जगह, इसको रोक दिया जाए। और ये जो है लॉकडाउन जो है वो सबसे पहले नेपाल में पहला जो लॉकडाउन था वो चैत के 11 गते मार्च 24, यानी ये देख लीजिए कि सेकंड केस जो नज़र आया है 23 मार्च को, उसके कल होकर के पहला लॉकडाउन काठमांडू में नेपाल में लगाया गया, ये मार्च 24 को। और उसके बाद से जो है बाद में कई दफ़ा लॉकडाउन लगाते हुए 5वें लॉकडाउन तक हम गए, जो कि 5वां लॉकडाउन ये जो है 3 जून को लगाया गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसी तरह से नेपाल में जो पहली मौत हुई है पेशेंट की, वो 14 में स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि पहली मौत जो हुई है वो 14 में, यानी पहला केस जनवरी 23 और ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी तकरीबन 4 महीने के बाद जो है पहला केस। और वो जो मैं इससे पहले अर्ज़ कर रहा था कि एक लल सा हो गया, एक वक्फा सा लगने लगा पहले और दूसरे केस के बीच में। तो जिस वक्त एक तरह से कंप्लेसेंसी आ गई थी कि नेपाल में ये बीमारी नहीं आएगी, उसी तरह से जब कोई डेथ नहीं हो रहा था, मौत नहीं हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि अगरचे बीमारी आ जाए लेकिन फिर भी सीरियस बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि पहला डेथ जो हुआ है वो लगभग 4 महीने के बाद, पहली बीमारी नज़र आने के 4 महीने के बाद नेपाल में हुआ है। तो उसके बाद से लॉकडाउन्स के कई सिलसिले हुए, दूसरा लगा, फिर तीसरा, चौथा और 5वां जो आखिरी लॉकडाउन है, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि ज्येष्ठ 21 यानी आज 30 है, तो तकरीबन 9 महीना पहले ये जो है 5वां लॉकडाउन लगाया गया। और कल ही से हम सबको मालूम है, कल से जो है इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया इस लॉकडाउन को, और चरणबद्ध रूप में इसको खोलने की प्लानिंग बनाई गई है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से। और इस सिलसिले में इस चरण में सबसे पहला रिलैक्सेशन जो है वो कल नज़र आया, जून 12 को नज़र आया है। और अब इसी तरह से 10 चरण में या उससे ज़्यादा चरण में नेपाल हुकूमत जो है इस लॉकडाउन को खोलने के बारे में सोच रही है, नॉर्मलाइज करने के बारे में सोच रही है इसको। तो ये है सूरत हाल नेपाल में। और जहाँ तक नेपाल में केसेस का ताल्लुक़ है, इससे पहले स्लाइड में मैं दुनिया के हालात आपके सामने रख चुका हूँ, किन ममालिक में केसेस ज़्यादा हैं, अमवात की सूरत हाल क्या रही है। तो इसी तरह से नेपाल में आज सुबह यानी 13 जून है, आज सुबह 7 बजे तक जो सूरत हाल है, मुमकिन उसमें कुछ इजाफा हो गया हो अभी। तो आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि नेपाल में 5062 केसेस और 16 अमवात ये वाक़ हुए हैं नेपाल में। और ये जो केसेस हैं 5062,
तो अगर जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि कुल 215 ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी है आज के दिन में, तो उनमें से केसेस के एतबार से, नंबर ऑफ केसेस के एतबार से नेपाल का 71वां स्थान है, 71th पोजीशन आउट ऑफ 215 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इस स्लाइड में आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नेपाल में जो मुख्तलिफ अजला स्टेट्स जो मुतासिर हुए हैं उसको मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। और इसमें अभी मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा 77 में से कितने अजला मुतासिर हुए हैं और कितने बाकी रह गए, कौन बाकी रह गए। इस स्लाइड में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 से ज्यादा केसेस किन किन अजला में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कपिल वस्तु में है 623, रोहतहट में 622, उसके बाद दैलेख में है 500 से जरा कम, सरलाही में भी तकरीबन उतना ही, बांके है, उसके बाद रूपंदेही, धनुषा, महोत्तरी, झापा, सुरखेत, सप्तरी, परसा और दांग। तो ये वो अजला है। दांग में 102 तो इधर 623 से लेकर के 102 का मैंने ये स्लाइड दिखाया। ये वो अजला हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं नेपाल में केसेस के एतबार से। नेपाल के 77 अजला में से, जिलों में से सिर्फ 5 जो है वो अभी तक महफूज है, यानी इस बीमारी से, इस मर्ज से, कोविड-19 से। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि रहेंगे। और ये 5 जो हैं वो हिमालयी अजला हैं, जो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रुकुम वेस्ट, रसुआ, ओखलढुंगा, मुस्तांग और मनांग। तो ये 5 अजला हैं जो अभी तक महफूज हैं। इसके अलावा जो 72 हैं तो उसमें ये बीमारी फैल चुकी है। जो 16 अमवात हुई हैं, डेथ्स हुए हैं, वो 15 अजला में हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जिला में 2 डेथ और बाकी में 1-1। तो जो 2 डेथ हुआ है जिस जिला में वो है अर्घाखांची, और बाकी जो है 1-1 है इसमें दैलेख, सुरखेत, बारा, कैलाली, चितवन, गुलमी, सिंधुपाल्चोक, ललितपुर वगैरह वगैरह। तो इन सब में 1-1, इन अजला में 1-1 मौत हुई है। काठमांडू वैली का जहां तक सवाल है तो इसमें केसेस जो हैं काठमांडू में 30, भक्तपुर में 6 और ललितपुर में 3 अभी तक ये केसेस, ये बीमारी नजर आई है, ये साबित हुआ है। ये मुमकिन है ये गुफ्तगू जो है 1 घंटे से ज्यादा चले, और क्योंकि शुरू में जरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो ये जो है काठमांडू वैली का मामला है आपके सामने ये। अब जरा देखिए इस स्लाइड में, ये जो है ये साउथ एशिया की सिचुएशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है मैंने। इसमें जो साउथ एशिया यानी सार्क कंट्रीज हैं तो उनमें सबसे ज्यादा केसेस किन ममालिक में हुए हैं और डेथ्स का क्या हाल है। तो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया में केसेस हैं सबसे ज्यादा, 3 लाख, आज सुबह का डेटा है ये। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह। और इसमें हम नेपाल का पोजीशन जो है वो देख रहे हैं कि ये 5वां पोजीशन है नेपाल का, और सबसे कम जो है वो 62 वो भूटान में है। तो ये उसके बाद ये जो डेथ है ये देख लीजिए मेरे स्क्रीन में। डेथ भी तकरीबन वही है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऑफ करो। डेथ का डिस्ट्रीब्यूशन भी तकरीबन वही है, इंडिया में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और ये थोड़ा जो अप डाउन हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर और 7 नंबर में। केसेस के एतबार से मालदीव्स ज्यादा है, श्रीलंका कम है, लेकिन डेथ्स के एतबार से श्रीलंका में ज्यादा है और मालदीव्स में कम है। तो ये जो मैं प्रिवेलेंस और केस फेटेलिटी रेट की बात कर रहा था कि कितना व्यापक है और कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पॉपुलेशन इन ममालिक की ये है, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, सार्क कंट्रीज जो हैं, तो इसके ये पॉपुलेशन है। और ये जो है जितने जो केसेस थे उसको डिवाइड करके पर लाख के हिसाब से निकाला गया,
तो इंडिया में जो है इसका प्रिवलेंस कितना व्यापक है, ये कितना व्याप्त है, तो वो देख सकते हैं कि इंडिया में 20 पर लाख, पाकिस्तान में 52 पर लाख वगैरह, ये देख सकते हैं। और ये जो दूसरा है इस साइड में जो राइट हैंड कॉलम जो है, तो उसमें ये केस फैटेलिटी रेट है कि 100 आदमी अगर इस बीमारी में मुब्तला हो गया तो कितने लोग जो हैं वो हलाक हो जाएंगे, हिसाब किया गया है इस जानिब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये जो है रेट, जो हलाकत का रेट जो है, केस फैटेलिटी रेट जो है वो 2.8 है सबसे ज्यादा, उसके बाद पाकिस्तान ये है इस तरह से। तो इसमें आप देखिए कि व्यापकता के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं मालदीव में सबसे ज्यादा व्यापकता के हिसाब से, यानी 1 लाख में 363 लोग। और 2 नंबर पे अफगानिस्तान जो कि बहुत ही कम 363 अगर देखें तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसी तरह से फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 52 यानी पर लाख पॉपुलेशन। और फिर चौथा नंबर जो है वो बांग्लादेश का है 45 वगैरह, इस तरह से आप देख सकते हैं। और नेपाल जो है वो 6ठे नंबर पे। जबकि इधर केस फर्टिलिटी रेट के ताल्लुक से कितना गंभीर रहा है, कितने लोग मरते रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो 1 नंबर पे इंडिया और 2 नंबर पे पाकिस्तान ही है। जबकि बाकी ममालिक का ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये उसका पोजीशन है। अफगानिस्तान 3रे नंबर पे है, 4थे नंबर पे, श्रीलंका 5वें नंबर पे वगैरह ये। तो इस स्लाइड से जो बात वाज़ेह होती है वो ये है कि अगरचे यानी ये मालदीव जो है इसमें 363 इतना व्यापक क्यों हो गया मालदीव्स में, ये जरा मैंने सोचने की कोशिश की और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है। और ये नतीजा जब कतार की बारी आएगी तो वहां पर मैं इस बात को रेफर करूंगा फिर कि मुझे लगता है कि ये जो आबादी दिखाया गया है 5,39,964, ये जेन्युइन आबादी होगी, वहां के लोकल लोगों की आबादी होगी। और जबकि वहां पर हमें मालूम है कि मालदीव्स में बाहर से बहुत ज्यादा एक्सपेट्रिएट जाकर के काम करते हैं और वो जो है इसमें 5 लाख में वो शामिल नहीं है, लेकिन बीमारी में वो शामिल है। यानी वहां रहते हुए जिस किसी को भी बीमारी आई लगी है तो उसको उस मुल्क की बीमारी के तौर पर दिखाया गया है। तो चूंकि मालदीव में एक्सपेट्रिएट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन वहां की बहुत कम है, इसलिए ये फिगर जो आप देख रहे हैं 363 का, तो मेरी राय यह है कि इस फिगर को इस तरह से टिल्ट होने में, स्क्यू होने में इसका रोल रहा है। तो अब अपना नेपाल का मामला क्या है? नेपाल का मामला यह है कि व्यापकता के हिसाब से 7 में छठा, नॉट बैड, और 8 में छठा यानी नॉट बैड, और गंभीरता के लिहाज से उससे भी आता है, यानी 8 में से 7वें नंबर पे है। यानी हमारा जो है ये भूटान के बाद जो हमारी बारी, यानी बेहतर के लिहाज से, यानी इतना गंभीर नहीं है, यहाँ पर लोग उतने नहीं मरते रहे हैं। कितना मरते रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं, नेपाल में 0.3 आउट ऑफ 100। 100 लोग को अगर हो जाए तो 1 आदमी भी नहीं मरेगा, 1000 को हो जाए तो यानी 3 आदमी मरेंगे। तो ये जो है इस लिहाज से करना है। और इसको अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड प्रिवेलेंस से तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में अक्सर ममालिक, इसको अगर आप भूल जाएं, ये मालदीव से इसको अगर भूल जाएं तो वर्ल्ड प्रिवेलेंस जो कि पहले मैं आपको दिखा चुका हूं हिसाब करके लगभग 100 है पर लाख। तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में कम, असल में इससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ। लीजिए कि इंडिया में 20 है, पाकिस्तान में 52 है, बांग्लादेश में 45 है वगैरह, यानी कहीं भी 50 से ज्यादा बस 1-2 मुल्क में है, जबकि वर्ल्ड का जो है 99 है। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ एशिया में ये बीमारी उतनी व्यापक नहीं, इस स्लाइड से मैं ये देखना चाहता हूँ। और फिर केस फैटेलिटी रेट उतनी गंभीर भी नहीं है, क्योंकि इधर जो केस फैटेलिटी रेट है, मसलन नेपाल की केस फैटेलिटी 0.3 है और ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया की 2.8 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साउथ एशिया में सार्क कंट्रीज में ना तो उतना व्यापक है ना उतना ही गंभीर है। तो ये इस स्लाइड से मैं तो अब जो है इस स्लाइड में मैं साउथ एशिया वर्सेस दुनिया के 8 सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक वो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। देख लीजिए, तो इस साइड में आप देख रहे हैं, ये स्लाइड आप पहले भी देख चुके हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान है। और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले देश यूएसए, ब्राजील, रशिया, यूके, स्पेन, इटली, पेरू और जर्मनी है। तो इसको कंपेयर किया जाए तो आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो इसमें, जो इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंस जो है वो मालदीव, इसको अगर डिस्काउंट किया जाए तो असल में 57 है ये। जबकि इधर देख लीजिए, इधर कोई भी यानी आपको 200 से कम नजर नहीं आ रहा है। यूएसए में 640 है इसका प्रेवलेंस पर लाख, 391 ब्राजील में, रशिया में 350, यूके में 432,
स्पेन में 621 वगैरह वगैरह। तो इससे यह मैं साबित करना चाहता हूं कि साउथ एशिया में बीमारी उतनी व्यापक नहीं है और उसी तरह से फेटल भी नहीं है। इसमें देख लीजिए फेटेलिटी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा 2.8 है, जबकि इधर आप देख रहे हैं कि ये देख लीजिए यूके में आपका फिगर 14.2 है, 2 है, और इटली में 14.5 है। यानी 100 में इतने लोग उधर मर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा साउथ एशिया में इंडिया का जो कि 3 से भी कम है। तो इससे ये फिर मजीद एक दफा साबित हो गया कि साउथ एशिया में उतना व्यापक भी नहीं है और उतना सीरियस भी नहीं है मामला। अब मुझे दिलचस्पी हुई कि मुस्लिम कंट्रीज को भी जरा देख लिया जाए, दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं तो उनका क्या हाल है। तो वो जो डेटा मैंने इकट्ठा किया वो इसमें स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको। तो 10 मोस्ट अफेक्टेड मुस्लिम कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ईरान 1 नंबर पे है, जबकि दुनिया में ही 10 नंबर पे था। मैंने शुरू में दिखाया आपको 1,75,927। उसके बाद टर्की है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और सबसे लास्ट में कुवैत है, जहाँ के 33,823 पेशेंट्स नजर आए हैं अभी तक, आज की सुबह तक। और अमवात का मामला यह है कि सबसे ज्यादा ईरान में 8,000, फिर टर्की में 4,000, फिर आप देख रहे हैं कि 1,900 इंडोनेशिया में, 1,300 इजिप्ट में, 1,012 बांग्लादेश में, और उसके बाद फिर 275 कुवैत में और 62 यूएई में 283, और सबसे कम जो है वो कतार में, सऊदी अरेबिया में 783। तो अगर ये रैंकिंग की जाए डिजीज के एतबार से तो 1 नंबर पे ईरान और लास्ट में कुवैत है, पाकिस्तान 3 नंबर पे, सऊदी अरेबिया वगैरह आप देख सकते हैं इस पर। तो फिर इसी तरह से महज नंबर जो है वो पिक्चर को चूंकि क्लियर नहीं करता है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो हमें देखना है कि वहां की आबादी कितनी है और उस आबादी का कितना पोर्शन जो मुतासिर हुआ है, यानी प्रेवलेंस क्या है और केस फर्टिलिटी क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान में 1 लाख में 210, और कतार में मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था जिस तरह से मालदीव में बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कतार में बहुत ज्यादा 2,560। और यहाँ भी मेरे ख्याल से, मेरी राय में यही मामला है कि कतर में ये जो पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, कतर का पॉपुलेशन 28,07,805 यहाँ की जेन्युइन पॉपुलेशन है, जबकि बाहर से बहुत ज्यादा लोग जाके वहां काम कर रहे हैं और ये लोग बीमार हुए हैं, इसलिए ये बीमारी का जो वो जो है फिगर जो है ये बहुत ज्यादा नजर आया है पर लाख जो है 2,560। और उसी तरह से सऊदी अरेबिया में भी थोड़ी बहुत वही सूरत हाल है, वहां भी बाहर से बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ भी 312 पर लाख पॉपुलेशन लोग जो है इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। और उसके बाद ईरान है 210, फिर टर्की 205, उससे पहले यूएई है 400। यूएई में भी हमें मालूम है, कुवैत में भी हमें मालूम है कि यहाँ से बहुत यानी बाहर से लोग हैं। तो जिन ममालिक में बाहर से लोग जाकर के काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वहां का फिगर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद केस फर्टिलिटी रेट में अगर देखिए तो अगरचे बीमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर ममालिक में जो है 1 और 2 के आसपास ही फिगर है, ऊपर के 2 ममालिक के अलावा, ईरान और टर्की के अलावा। इसका मतलब हुआ कि ईरान और टर्की में फॉर सम रीजन और द अदर ज्यादा अमवात वाक़ई हुई हैं। और ईरान जो है वो गल्फ का हिस्सा है, टर्की जो है यूरोप और यूरेशिया के हिस्सा मान सकते हैं। तो उधर जो मामलात हुए हैं उन्हीं वजूह से टर्की और ईरान में ज्यादा हुआ होगा। और वो वजूह क्या है इसके बारे में तो मैं बाद में अपने आखिरी जब स्लाइड आएगी उस वक्त बात करूंगी वजूह के बारे में। तो ये है मुस्लिम कंट्रीज में प्रिवेलेंस और केस फर्टिलिटी रेट। ये आई एम सॉरी फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ दिस स्लाइड। इसको मैं अभी तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, अलबत्ता इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये जो एशिया में और अफ्रीका में जो कम लोग मुतासिर हुए हैं तो इसकी वजूह क्या है। तो ये मैंने इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है, जो कि ये जरा मसला हो गया है फ्रंट में। तो इसकी एक वजह ये है कि ये जो है इन ममालिक में जो पॉपुलेशन है तो वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। वो मैं अभी पिरामिड दिखाऊंगा, नेपाल का पिरामिड दिखाऊंगा अगले स्लाइड में और इटली का। तो यंग पॉपुलेशन है, जबकि ये बीमारी जो है ओल्ड एज में ज्यादा होती है और लोग मरते भी ओल्ड एज से ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मुमकिन है इन इलाकों में लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो जरा कमतर है और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस जो हैं, जो जरासीम जो है उससे कंटैक्ट में आते रहते हैं और उन कंटैक्ट की वजह से एंटीबॉडीज बनते रहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नेमत गैर मुतरक्कबा।
ब्लेसिंग डिस्गाइज। तो गंदगी की वजह से मुदाफत, कुव्वत मुदाफत, इम्यूनिटी जो है बढ़ती रहती है। तो इस वजह से, और इनमें से कुछ ये जन एंटीबॉडीज जो है मुमकिन है कोविड-19 का जो जरासीम है उसके खिलाफ भी काम करता हो, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि ये जो वायरस है वो SARS-2 है। SARS-1 तो हमें मालूम है कि पहले भी यानी ये बीमारी इस इलाके में आ चुकी है। तो उस वक्त जो एंटीबॉडीज बन गई थी, मुमकिन है उसमें क्रॉस इम्यूनोजेनिसिटी हो, यानी वो एंटीबॉडीज इस बीमारी की, इस वायरस के खिलाफ भी काम करते हों, ऐसा भी हो सकता है। और फिर यह है कि इस इलाके में जो लोग रहते हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो भी जरा डिफरेंट हो सकता है, जीन डिफरेंट हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी, और इसमें से कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं जिसमें प्रोटेक्शन देते हो इस बीमारी के खिलाफ। तो ये चंद वजूहात हैं जो कि एशिया और अफ्रीका के इन ममालिक में हम बीमारियां कम देख रहे हैं और उन ममालिक में हम ज्यादा देख रहे हैं बीमारियां। मैं पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रहा था, तो आप इसमें देख सकते हैं ये इटली का पॉपुलेशन पिरामिड। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये है कि मान लीजिए ये 1 साल से कम के बच्चों की तादाद क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है। फिर 5 साल तक के बच्चों की तादाद, 10 साल तक के बच्चों की तादाद, 20 साल तक के, 30 साल के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के। तो ये पिरामिड है, और ये नेपाल का पिरामिड। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये देखिए कि नेपाल की ज्यादातर आबादी, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां है, यानी ये लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 25 ईयर्स में ज्यादा बीमार आबादी, ये देखिए ज्यादा है पॉपुलेशन। जबकि इटली में ये तादाद बहुत कम है, बच्चों की तादाद बहुत कम, बच्चे हैं ही नहीं वहां पर, यंग पॉपुलेशन है ही नहीं। और ये देख लीजिए ये जो है 60, 70, 80, ये कितने बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। देखिए 80 साल में कोई भी नहीं, बल्ला बल्ला 1, 2, 10, 100, 1000 होंगे, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतने हैं। तो ये जो है पॉपुलेशन पिरामिड है, और ये नेपाल और इटली का मैंने ये प्रतिनिधि पिरामिड आप समझ सकते हैं इसको, यानी साउथ एशिया के ममालिक में, एशियन कंट्रीज में नेपाल का जो पिरामिड है तकरीबन उसी तरह का पिरामिड जो है वो हर मुल्क में है। और इटली में यानी यूरोप, अमेरिका वगैरह में इस तरह का पिरामिड है, यानी उन इलाकों में एजेड पॉपुलेशन जो वो ज्यादा है। और चूंकि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि एजेड पॉपुलेशन को ज्यादा लगता है, एजेड पॉपुलेशन वालों को ज्यादा लगने की एक और वजह यह है कि उनके साथ कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो कि कोविड को फिर निमंत्रण करती है, कोविड को इनवाइट करते हैं, मसलन हाइपरटेंशन, मसलन डायबिटीज, मसलन ओबेसिटी, मसलन हार्ट अटैक्स, और भी बहुत सारी बीमारियां। ये बीमारियां अगर हों, कैंसर, ये एजेड पॉपुलेशन में ज्यादा होती है। ये बीमारियां अगर हों तो कुव्वत मुदाफत, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ऐसे लोगों को यानी ये बीमारी ज्यादा लगती है, कोविड ज्यादा लगती है। तो ये है एशियन अफ्रीकन लोगों में कम होने की वजह। तो मैंने कहा था कि मैं इंट्रोडक्शन, ग्लोबल सिनेरियो और लोकल सिचुएशन के बारे में बात करूंगा, तो वो मैं कर चुका हूं। अब आइंदा चंद स्लाइड्स में कोरोना वायरस और उसकी उत्पत्ति के बारे में, साइन, सिम्टम वगैरह के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो कोरोना वायरस जो है ये असल में कोरोना वायरस एक फैमिली है, एक वायरस नहीं है ये। इसमें बहुत सारे वायरसेज हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए, मेरा जो स्लाइड यहाँ पे घूम रहा है, कॉमन कोल्ड का वायरस, सार्स का वायरस, मर्स का वायरस, कोविड-19 का वायरस, ये सारे वायरस एक ही तरह है, इनकी रूपरेखा, इनकी क्वालिटीज एक ही तरह के, इसलिए सबको एक फैमिली में कर दे। कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसके बाद उसके ये डिफरेंट मेंबर्स हैं। उसमें से एक जो है ये आपका SARS-CoV-2, ये भी एक मेंबर है उसका। उसी तरह से दूसरे यानी अमराज कराने वाले ये वायरसेस हैं। तो अब देख लीजिए कि ये कॉमन कोल्ड जो है, सर्दी जुकाम खांसी जो लगती है, ये कोरोना वायरस फैमिली से ही है। तो लिहाजा कोरोना वायरस कहते ही घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो अभी के वक्त में जो खतरनाक कोरोना वायरस है वो है SARS-CoV-2। कोरोना वायरस, सारे कोरोना वायरस जो है वो खतरनाक नहीं है। कॉमन कोल्ड तो बस आज सर्दी खांसी और कल ठीक हो जाता है। सार्स जरा परेशान किया। मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कराने वाली जो वायरस है वो गल्फ के इलाकों में ज्यादा परेशान कर रही है, और कोविड-19 जो है, तो ये मेन मेंबर्स हैं इस फैमिली के, कोरोना वायरस फैमिली के। और ये एक से दूसरे तक 2 जराये से फैलती है, एक से दूसरे तक, एक आदमी से दूसरे आदमी तक 2 जराये से। एक तो ड्रॉपलेट के जरिए से, मसलन हम जब बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये महीन जो कण निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो उसके मरकज में, उसके न्यूक्लियस में ये वायरस होती है, बहुत ही महीन, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये वायरस, तो ये वायरस जो है ड्रॉपलेट के जरिए से, तो जिस किसी शख्स को ये वायरस हो गया हो, वो जब बोलेगा, खांसेगा और छींकेगा, तो सामने जो अगर कोई शख्स हो, मौजूद हो, तो उसके आंखों में, उसके नाक में और उसके मुंह में, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स है,
तो वहां अगर ये लॉज करे तो फिर उसके जरिए से उस आदमी को फिर वो उसको सांस के जरिए से फेफड़े में पहुंचाएगा और फेफड़े में न्यूमोनिया और उसकी जटिलताएं फिर वो पैदा करेगा। यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगा, ब्लड के जरिए से और मुख्तलिफ उज़ू में, मुख्तलिफ आज़ा में, मसलन हार्ट में, मसलन हड्डियों में, मसलन दीगर उसमें ये वायरस जाएगा उसके जरिए से और वहां पर ये कॉम्प्लिकेशन फैलाएगा। तो ये ड्रॉपलेट के जरिए से बदन के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके जरिए से फिर फैलता है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि ये कंटैक्ट के जरिए से, सब ठीक है। दूसरा जो है वो कंटैक्ट के जरिए से। कंटैक्ट के जरिए से कैसे? जैसे मान लीजिए किसी शख्स को ये वायरस लग गया है, उसने जोर से छींका और छींकने के बाद वो कण, वो ड्रॉपलेट इस टेबल पे आ गया। अब उसी वक्त कोई शख्स आया, उसने उस टेबल को टच किया तो वो मुंतकिल हो गया उसके हाथ में, और चूंकि हमारी आदत होती है फेस को खुजलाने की, उसके जरिए से अगर नाक में, मुंह में और आंख में उसको टच कर लिया तो फिर इस तरह से ये वायरस मुंतकिल हो गया। तो बाय कंटैक्ट ऑल्सो। एक तो ये हुआ कि डायरेक्ट बाय एयर थ्रू ड्रॉपलेट, और दूसरा हुआ बाय कंटैक्ट। ये दो तरीके से ये वायरस एक दूसरे तक फैलती है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये मामला है तो फिर तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं किन किन सरफेसेज में लोगों ने उस वायरस को लोग छोड़ करके चले गए हैं, और काफी वक्त तक ये वायरस जो है उस इलाके में, उस सरफेस पर जिंदा रह सकता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये वायरस वहाँ जब जब लॉज हो जाता है तो क्या वो अबद तक जिंदा रहता है, यानी कभी मरता ही नहीं, या कुछ वक्फे के बाद वो मर जाता है? तो इस स्लाइड में वो दिखाने की कोशिश की मैंने कि किन किन सरफेसेस में वायरस लॉज कर जाए, रह जाए, तो कितनी देर तक वो सर्वाइव करता है। ये देख लीजिए 5 दिन तक। क्या क्या है? मेटल, ग्लास, सिरामिक्स एंड पेपर। तो यहाँ पर जो है 5 दिन तक ज्यादा से ज्यादा, मसलन ये ग्लास है, ये शीशा है, यहाँ पर रह गया तो 5 दिन तक। मिसाल के तौर पर इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स अमीर जमात के ऑफिस में यहाँ पर आया और बाद में मालूम हुआ कि वो पॉजिटिव था, तो इसको हमें सील करना होगा। कब तक सील करेंगे? 5 डेज, क्योंकि रिसर्च ने साबित कर दिया है कि 5 दिन के बाद वो खुद तो अपनी मौत मर जाएगा। अगर उसमें कुछ डिसइंफेक्ट करेंगे तो चंद घंटों में ही मर जाएगा, उसके बाद फिर हम यूज कर सकते हैं इस ऑफिस को। तो यानी इसका इम्प्लीकेशन ये है। वुड और फर्नीचर में 4 दिन तक, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील में 2 से 3 दिन तक, कार्डबोर्ड में, जैसे वो जो शिपिंग करते हैं बॉक्स में, कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक, कॉपर में 4 घंटे, एल्युमिनियम में 2 से 8 घंटे, खाना और पानी में ये नहीं जाता है। लिहाजा वो जो लोगों ने अफवाह फैलाई या साजिश रची कि इसके जरिए से और पानी में वो फिर उसने छींटा अपने सब्जी के ऊपर, सब्जी लेकर जाएंगे लोग और उसको, तो ये बिल्कुल रिसर्च ने साबित किया कि बिल्कुल गलत है। खाना और पानी से ये जो है ये नहीं फैलता है। और कपड़ों से कोई रिसर्च नहीं किया गया अभी तक, ये तो नई बीमारियां ना, लिहाजा रिसर्च हो रहे हैं। तो कपड़ों से फैलता है या नहीं, और स्किन और हेयर से फैलता है, यानी इसके बारे में हमें नहीं मालूम। तो जिसके बारे में हमें मालूम नहीं उसमें जरा मोहतात रहना चाहिए, लेकिन जिसके बारे में हमें मालूम हो जाए उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कपड़ों के ताल्लुक से लिहाजा डॉक्टरों को कहा जाता है कि आप जो कपड़े पहन करके जाएं वो उतार दें। हॉस्पिटल से आते हुए अगर मुमकिन हो सके तो वो कपड़े गाड़ी के अंदर ही रख दें, और फिर चंद घंटों के अंदर कल यूज करेंगे तो वो मसलन अगर जरसुमा रहेगा भी उसके अंदर तो वो मर जाएगा। ये इम्प्लीकेशन इसका। और जूते के साथ चिपका अगर रहता है या नहीं रहता है, इस पर जो रिसर्च किए गए हैं तो इसमें हर तरह के रिजल्ट आए हैं, और अभी तक जो है जो साइंटिस्ट हैं इस पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। इट इज नॉट वेरी क्लियर, इस पर रिसर्च जो है वो अभी जारी है। तो ये जो है कोरोना वायरस के सर्वाइवल की बात है। अब मैं आता हूँ साइंस एंड सिम्टम्स। अगर किसी को हो जाए तो क्या अलामात हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। अभी तक तो ये इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, लोगों को मालूम ही है कि मेन सिम्टम्स हैं वो बुखार है, थकान है, खांसी है, मेनली ड्राई, और कुछ लोगों में विथ स्प्यूटम, खकार के साथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना, मसल पेन, बदन में दर्द करना, और सांस लेने में तकलीफ होना। ये जो है ये मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, स्मेल और टेस्ट का बदल जाना या बिल्कुल पता नहीं चलना, यानी खुशबू आती ही नहीं है, बदबू आती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं या गोश्त पुलाव खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये भी एक ये अदर सिम्टम में आता है, मेन सिम्टम में नहीं आता है। उसी तरह से डायरिया, वॉमिटिंग, नाउजिया, वाकी होना, कया आना, ये भी मेन सिम्टम में नहीं आता है, लेकिन ये भी है। हेडेक भी है, थ्रोट पेन भी है, रनी नोज भी है, नाक से पानी आना, सर्दी जुकाम का लगना। तो ये कुछ और लक्षण हैं इसके। यहाँ आप देख लीजिए, मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड मैंने 5 to 14 डे लिखा है। इसका मतलब ये हुआ
कि किसी शख्स के अंदर ये वायरस घुस जाए तो उसके बाद फौरन कल ही होकर के ये लक्षण नजर नहीं आएगा, परसों ही नजर नहीं आएगा, तो कम से कम 5 दिन, 5 डेज। तो ये 5 दिन जो होते हैं, 5 से लेकर के 14 दिन, अगर उसकी कुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज्यादा है तो ढेर कर देगी उस वायरस को और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन अगर उसको डिफीट कर दिया मुख्तलिफ वजूहात से, ओल्ड एज, कोमॉर्बिड कंडीशंस वगैरह की वजह से, तो फिर 5वें दिन से ये सिम्टम नजर आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक, यानी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिन तक अगर किसी को कोई सिम्टम नजर नहीं आया तो यू कैन बी सेफ, अब इसको ये बीमारी नहीं है। और यही लॉजिक है जो क्वारंटीन के बारे में लोगों ने सुना है कि 14 दिन तक रखते हैं। इसकी वजह यही है कि अगर आखिरी दिन भी अगर वो वायरस उसमें प्रवेश किया है तो अगले 14 दिन तक उसको कुछ ना कुछ सिम्टम नजर आना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 14 डेज है। और 5 दिन का इम्प्लीकेशन क्या है कि पीसीआर टेस्ट कब करेंगे वो बाद में फिर मैं बात करूंगा कि पीसीआर 5 दिन से पहले करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वायरस जो है वो उस वक्त ज्यादा नजर नहीं आती है। ये बात, इसका इम्प्लीकेशन ये है। मीडियन 4 to 5 डेज रखा है, यानी इसका मतलब ये कि अक्सर और ज्यादातर 4 से 5 दिन में नजर आ जाए, कम में भी नजर आया तो, लेकिन मीडियन जो वो 4 to 5 डेज है, अक्सर लोगों को 4-5 दिन तक, यानी फिर वही बात कि यानी टेस्ट कब करेंगे तो कम से कम 4-5 दिन हो जाएंगे। कोविड-19 का जो प्रोग्नोसिस है इसमें उसको जरा अलर्ट कर दो कि टाइम खत्म हो रहा है क्या, उसको जरा अलर्ट कर दो अरमान को। कोविड-19 जो है ये आमतौर से आप देख लीजिए कि 81% ऑफ द केसेस जो है वो बहुत ही माइल्ड, सर्दी जुकाम देख लेना, उधर करना जो करना या उधर जो करना, तो लेकिन ये नोटिस आया कि 5% बाकी है। ये जो है ये बीमारी जो है 80%, यहाँ देख लीजिए 81% माइल्ड, बिल्कुल हल्का सर्दी जुकाम खांसी। और इसीलिए बाद में मैंने कुछ इलाकों में मसलन अमेरिका का सदर ट्रम्प और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वगैरह ने ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल हल्की फुल्की बीमारी है, तो जरा हल्के अंदाज में लिया। तो इसकी वजह यह है कि माइल्ड डिजीज जो है वही है, अक्सर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो कुछ भी नहीं होता है, सर्दी जुकाम खांसी के बाद खत्म होता मामला। 14% जो सीवियर में चले जाते हैं, एडमिट होना पड़ता, ऑक्सीजन देना पड़ता, और 5% उसमें जो है वो क्रिटिकल हो जाते हैं, मौत हो जाती है, वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। तो ये इसका स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस है। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इज माइल्ड। ये है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, वायरस की वजह से भी मरता होगा, नहीं मालूम साइंटिस्ट को, लेकिन अक्सर अमवात जो है उसके कॉम्प्लिकेशन से। ये क्या है, दशा के बाद शुरू जो भाई कविता पढ़ रहे हैं वो जरा खामोशी से पढ़ें, इसको माइक को ऑफ कर लें। ये माइक ऑफ कर दें। ये जो है फेफड़े में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, न्यूमोनिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका ही म्यूट है। डॉक्टर साहब आपका म्यूट है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका म्यूट है। हम कर अनम्यूट मैं कर चुका हूँ, अब ठीक होगा। ठीक है, आवाज आ रही है। तो मिस कर गए हैं, इसलिए थोड़ा मैं इसको थोड़ा मैं इसको वो करता हूँ कि अक्सर माइल्ड, कुछ सीवियर और बहुत कम जो है वो क्रिटिकल और मौत होती है, ये ऊपर में दिखाया गया है। और ये जो है वायरस की वजह से कम या पता नहीं वायरस की वजह से मरने के बजाय लोग इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरते हैं, मसलन न्यूमोनिया है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, और खून के नशे में जो है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से। और मोर्टेलिटी जो है यहाँ देख लीजिए कि मोर्टेलिटी मोर देन 65% जो एज है उसमें 80% मोर्टेलिटी, यानी 100 आदमी 65 साल या उससे ज्यादा के 100 आदमियों को अगर ये हो गया हो, 100 अफराद को अगर हो गया हो तो 80% जो है उसमें मर जाएंगे। अभी तक का जो रिसर्च है वो दिखाता है, यानी एज रिलेटेड, और एज के वजूद मैं बता चुका हूँ कि क्यों इस एज में होता है। तो और इस स्लाइड में वही दिखाया गया है कि ये जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोमॉर्बिड कंडीशंस,
यानी एज के अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। किसी को अगर हार्ट डिजीज हो, मसलन हार्ट अटैक हुआ हो, तो ये उसके लिए रिस्क फैक्टर, उसको ज्यादा जल्दी पकड़ सकती है बीमारी और ज्यादा सीरियस हो सकती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फेफड़े की यानी दीर्घ बीमारी, दीर्घ रोग जैसे ब्रोंकल एस्थमा, दमे की बीमारी, कैंसर, किडनी की क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ओबेसिटी, मोटापा और स्मोकिंग, तो ये जो है ये रिस्क फैक्टर है, सीवियर डिजीज के रिस्क फैक्टर है ये। यानी अगर ये चीजें हैं तो उस आदमी को ज्यादा ही मोहतात रहना चाहिए। उसके बाद देखिए कि अब जो है डायग्नोसिस पे आता हूँ कि ये जो डायग्नोसिस है का जो टेस्ट है में, हमारे अनुभव में पाटन हॉस्पिटल में वो जो है इरेशनली किया जा रहा है, किया जा रहा है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां भी किया जा रहा है। तो ये हमें इसलिए समझना पड़ेगा, जरूरी है कि ये जो टेस्ट करने के किट हैं नेपाल में ही नहीं सारी दुनिया में कामयाब हैं, स्कार्स हैं, बहुत ही कम है। तो अगर इसको आप रैम्पेंटली यूज करेंगे, जहां पर जरूरत नहीं वहां भी अगर यूज करेंगे, तो जब वाकई और हकीकी तौर पर जरूरत पड़ेगी तो वहां आपके पास किट ही नहीं हो, तो आपने घुटनों में आफे बंचरो खाने दस्ते हो, लिहाजा ये ना किया जाए। इसीलिए मैंने अहमियत के साथ इस स्लाइड को यहाँ पे रखा है कि किसको किया जाए, तो जिसके अंदर साइन सिम्टम हो और वो शख्स गुज़श्ता 14 दिन में जहां पर ये बीमारी फैली हुई है, मसलन तराई का क्षेत्र या उन इलाके से आने वाले लोगों के क्लोज कांटेक्ट में, मसलन एक ही रूम में रहते हैं, तो अगर ऐसा हो लास्ट 14 डेज में सिम्टम सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द वगैरह, उनको पता नहीं, लेकिन मालूम हुआ कि मेरो रूममेट था बोली पर्सी चाहे उ गरौँ न, टेस्ट गरौँ न भनेर बसिराखिया थियो, हामीले खबरै गरेको थिएन, आज उसको पॉजिटिव आयो। तो ऐसे लोगों के जितने भी कांटेक्ट होंगे उनको फिर करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव या सस्पेक्टेड, स्ट्रांगली सस्पेक्टेड होंगे कांटेक्ट में अगर 14 दिन तक रहा और ये लक्षण अगर मौजूद हो तो ये करना है। बस ये देखिए मरहलों में, स्टेजेस में ये बदलते रहते हैं, लेकिन एक जनरल वो मैंने दिया कि अगर ये चीजें हैं तब तो लोगों को डरना मुनासिब है और टेस्ट करना मुनासिब है, वरना ना किया जाए। इस अहम और रिसोर्स को वेस्ट न किया जाए, इसको बर्बाद ना किया जाए, जरूरत तो सिर्फ वहां पे किया जाए। अब देखिए है ये जो कंफ्यूजन है, तो इसमें मैं जरा वक्त लगाऊंगा, मेरे नहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है, वो असल में इसका कर्सर मूवमेंट का मसला। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये जो है इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, ये एंटीबॉडी का लेवल है, ये यहाँ से कम और ऊपर, और ये जो है नीचे जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, उसमें ये दिन है, यानी 0 दिन, 7 दिन, 14 दिन, यानी वायरस के दुखूल के बाद, वायरस के एंट्री के बाद, यानी क्या होता है, लक्षण कब नजर आते हैं और जो टेस्ट होता है वो कब पॉजिटिव आता है। ये देखिए, तो ये लक्षण नजर आने वाला जो है ये 0 इसको मान लीजिए। तो लक्षण नजर आने से पहले ये -14 है, यानी 14 दिन तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 14 दिन जो है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें वायरस जो है वो फलता फूलता है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इस वक्त तक कोई लक्षण नजर नहीं आएगा, इस वक्त आप एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे भी या कोई भी टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। उसके बाद जब वो यानी फीवर नजर आ जाए, लक्षण नजर आ जाए, तो 7 दिन तक जो है ये जो है एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, जो कि RDT से जिसका पता चलता है, तो वो जो है पीक में पहुंचता है 7वें दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि RDT 7 दिन से पहले करेंगे तो पॉजिटिव नजर नहीं आएगा। ये अहम चीज है, समझने की बात है कि RDT अगर करना हो तो 7वें दिन या उसके बाद कीजिए। अच्छा, ये जो RDT जो है वो IgM को भी पकड़ता है, IgG को भी पकड़ता है। अब देख लीजिए IgG कितना हाई है यहाँ पर, कितने दिन में, 21 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बाद में आप RDT करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, वरना निगेटिव आ सकता है और आप भूल भुलैया में रह जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर
या डे 1 में अगर आपने कर लिया, डे 2 में अगर कर लिया तो निगेटिव आएगा, आप खुश हो जाएंगे मैं बीमारी मुक्त हूँ, हालांकि ये गलतफहमी होगी आपकी। तो लिहाजा मुनासिब वक्त पे करेंगे तभी असल में मामला जो है वो फायदा पहुंच जाएगा। तो ये टेस्ट है उसका। अब ये वो तो आरडीटी का मामला था। इस स्लाइड में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 7वें दिन में वायरल आरएनए नजर आता है और 7वें दिन के बाद ये एंटीबॉडी और फिर ये एंटीबॉडी, दो तरह की आईजीएम आईजीजी, और ये जो है ये आपका ये 7वां दिन है, 7वें दिन से रेज करना शुरू होता है, ये 14वां दिन है या 21वां दिन है और ये बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले अगर आप पीसीआर करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। इस वक्त अगर करेंगे, ये 5वां दिन है, 5 से लेकर के 6-7 दिन है दिस लेवल, यहाँ पर अगर आप करेंगे पीसीआर टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वायरल आरएनए, पीसीआर में वायरल आरएनए को डिटेक्ट करते हुए बाद में आपको बताऊंगा। और तो यहाँ पर 7वें दिन में करेंगे तो उससे पहले अगर पीसीआर करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर आप कर ले डे 1 डे 2 में अगर कर लेंगे तो आपका निगेटिव आएगा। अगर आप इसके बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ कि देर करेंगे 7 दिन 14 दिन 21 दिन में करेंगे तो आईजीजी और आईजीएम वो आरडीटी टेस्ट के जरिए से नजर आएगा। रिपोर्ट जो होगा वो ये कंफर्मेटरी होगा और ज्यादा रिलायबल होगा। तो इसमें दोनों टेस्ट में डिफरेंसेस इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। तो ये पीसीआर जो होता है वो जो स्वाब होता है उससे किया जाता है, नाक और हलक से, जबकि आरडीटी जो है वो ब्लड से किया जाता है। उसके बाद इससे पहले मैं कह चुका हूं कि ये इन्फेक्शन को दिखाता है, वायरस को दिखाता है पीसीआर। अभी जो प्रेजेंट इन्फेक्शन, अभी आदमी को बीमारी है या नहीं ये दिखाता है, जबकि आरडीटी जो है वो कभी थी ये बीमारी उस शख्स के अंदर, तो वो दिखाता है। ये बहुत ही अहम है। यानी 14 दिन के बाद, यानी बताया गया, आपको कहा गया कि आम तौर से यानी 14 दिन के बाद जो है अगर कोई लक्षण ना हो, कोई मसला ना हो, तो समझें कि ये मामला खत्म हो गया है। लेकिन आरडीटी उसके बाद भी पॉजिटिव रहेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो स्लाइड आपने देखा इसमें कि दिखाया गया के बाद तक। तो पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर बीमारी है। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपको कभी ये बीमारी थी, आरडीटी का ये मतलब है। और पीसीआर का मतलब है कि आज के दिन में आपको बीमारी है। ये असल फर्क है, ये मालूम होना पड़ेगा हमें। तो ये जो है पीसीआर वायरस के पार्ट्स मसलन आरएनए और दूसरे पार्ट्स को डिटेक्ट करता है, जबकि ये उसके वायरस जब बॉडी में पहुंच जाता है तो खून में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है, तो उसको एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ये 5 दिन के बाद नजर आएगा एक्सपोजर के बाद, जबकि ये 7 दिन के बाद नजर आएगा। पीसीआर जो है वो 14 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। आमतौर से कुछ हालात में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आमतौर से उसके बाद नेगेटिव आता है। जबकि आरडीटी जो है वो कईयों हफ्तों तक, अभी पता नहीं मुमकिन है महीनों तक हो, ये पॉजिटिव रहता है, हफ्तों तक ये पॉजिटिव रहता है, तो बाद तक पॉजिटिव रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो क्वारंटाइन में रहें और लोगों से अलग होकर के रहें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो है गालिबन आप महफूज हैं, शायद ये प्रोटेक्टिव है ये, यानी ये बचाता है, ये एंटीबॉडी की मौजूदगी का इल्म देता है। और ये एंटीबॉडी जो है अब अगर ये वायरस आ जाए तो शायद उसको मार देगा। अगरचे साइंटिस्ट अभी इस पर मुत्तफिक नहीं हुए हैं कितना प्रोटेक्टिव है और कितने दिनों तक प्रोटेक्टिव है, इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। लेकिन गालिबन ज्यादा लोगों की राय यह है कि ये शायद प्रोटेक्टिव है, इस पर रिसर्च हो रहा है। लेकिन पीसीआर पॉजिटिव होने का मतलब वो है कि यू आर इन्फेक्टिव। जो पॉजिटिव है यू आर इन्फेक्टिव, उससे दूर रहना, उससे बचना है, उसको दूर रखना, उसको आइसोलेट करना, उसको क्वारंटीन नहीं बल्कि आइसोलेशन में रखना। तो ये है आरडीटी और पीसीआर। तो अब जो है मुख्तलिफ तरह के कंफ्यूजन है। देखिए कि एक है कि सेल्स आ गए और मसलन और उसमें सारे टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं, अवाम को लगेगा कि पता नहीं क्या मामला, घपला हो रहा है कुछ। असल में घपला नहीं है। कई टेस्ट जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बिल्कुल बॉर्डर में होते हैं, तो ऐसे को रीटेस्ट करना पड़ता है। कुछ टेस्ट के बारे में नेगेटिव आ गया, सैंपल मौजूद, आज नेगेटिव आया, लेकिन कल होकर के वो आदमी तो फ्रैंक साइन एंड सिम्टम दिखा रहा है, तो उसका अगर सैंपल मौजूद है तो इसको फिर टेस्ट करेंगे अगर तो ये नेगेटिव आया है। अवाम को ये लगे कि भाई क्या मामला है, मुझे सर्टिफिकेट दे दिया नेगेटिव, फिर मुझे बुला रहे हो टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा लैब फेलियर है, ये और वो। ये गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने देखा पीसीआर का वो ग्राफ कि 5 दिन तक मुमकिन है वायरस का मात्रा बहुत ही कम हो और ये होने के बावजूद नजर नहीं आएगा। वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन में करते तो नजर आता। तो ये रीटेस्टिंग जो है ये साइंटिफिक है, ये ऐसे ही नहीं किया गया, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरा, लोग कहते हैं कि ये क्या पीसीआर पॉजिटिव आ गया, आरडीटी नेगेटिव। तो इसका रहस्य तो मैं आगे खोल ही चुका हूं आपको कि अगर ये 7 दिन के अंदर में करेंगे तो आरडीटी नेगेटिव आएगा, एंटीबॉडी बनने का मौका ही नहीं हुआ, पीसीआर पॉजिटिव आएगा। लिहाजा बिल्कुल दिस इज साइंटिफिक। उसी तरह से जस्ट द अपोजिट, आरडीटी पॉजिटिव आ गया, पीसीआर नेगेटिव। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 2 हफ्ते के बाद तो ये पीसीआर नेगेटिव आएगा, वायरस तो खत्म हो चुका है, एंटीबॉडी तो बहुत दिनों तक, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते तक वो पॉजिटिव रहेगा। लिहाजा ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज कंप्लीटली लॉजिकल एंड साइंटिफिक। उसी तरह से इसके बारे में मैं कह चुका हूं कि पीसीआर पहले नेगेटिव आया और बाद में पॉजिटिव क्यों आया, इस पर भी लोगों ने हल्ला मचाया है, कंफ्यूजन है। तो इसके बारे में अभी शुरू में कह चुका हूं। अगर टाइम पर टेस्ट नहीं करेंगे, वक्त पर नहीं करेंगे, जिस वक्त जो टेस्ट करना चाहिए वो नहीं करेंगे, इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। मसलन रोज अव्वल में ही टेस्ट करेंगे तो दोनों नेगेटिव आएगा, 5वें दिन में अगर करेंगे तो आरडीटी नेगेटिव आएगा, पीसीआर पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए डॉक्टर के ऊपर हमें यकीन करना पड़ेगा और डॉक्टर को भी ये लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा एप्रोप्रिएटली। डॉक्टर भी जो है कंफ्यूजन में होते हैं, नई नई बीमारी है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, तो इन एप्रोप्रिएटली किस वक्त कौन सा टेस्ट करना चाहिए, उसके लिए जो है ये स्लाइड जो इससे पहले दिखाया था वो अहम है। और इसकी यानी वजह जो है इनएप्रोप्रिएट टाइमिंग है जो कंफ्यूजन की वजह। ये भी सही है कि हर जगह के किट्स यानी बहुत ही स्टैंडर्ड के नहीं, कहीं पे जरा हाई स्टैंडर्ड, कहीं पे लो स्टैंडर्ड। उसी तरह से मशीन हो सकता है हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी हो, दिस इज नेचुरल। फिर उसी तरह से जो ट्रेंड स्टाफ जो होते हैं, खासतौर से ये तो नई बीमारी है, पीसीआर तो नेपाल के लिए पहली बार लोग यानी आवाम तक पहुंचा है, किसी भी उसमें नहीं था। जैसे मैंने कहा आपको, पहला टेस्ट हांगकांग में भेजना पड़ा, अब नेपाल में आया है, तो लोगों को आखिर यानी कोई पेट से सी करके तो नहीं आता, यहाँ पे ट्रेनिंग देना पड़ती है, उनको ट्रेनिंग देना है, वो फिर एक्सपीरियंस होंगे। तो अनट्रेंड और ट्रेंड, अनुभवी और नॉन अनुभवी, थोड़ा सा फर्क तो होगा ही। तो इसको हमें नेचुरल समझना चाहिए, इसको साजिश का हिस्सा नहीं समझना चाहिए, इसके ऊपर नहीं मंगाना चाहिए इसके ऊपर। तो बताइए, हर लैब की, हर मुल्क की, हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि कोशिश स्टैंडर्ड के दें, अच्छा मशीन खरीदें, अच्छी करें, क्योंकि लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। तो इसमें सेंसिटिव हैं लोग, डॉक्टर और सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव होती हैं, लेकिन उसको यानी ह्यूमन एरर समझना चाहिए इसको, which is completely natural। इसको यानी साजिश और कंस्पिरेसी नहीं समझनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा ट्रीटमेंट के बारे में। यह है कि सबसे पहले आप दूं कि वायरस के खिलाफ बहुत कम दवाइयां हैं और अक्सर जरूरत नहीं पड़ती हैं। बॉडी का जो डिफेंस है ठीक कर देता है। कोरोना वायरस के खिलाफ दवाइयां ही, अगरचे कुछ रिसर्च के फेज हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वायरस को मारने के लिए दवाई अभी नहीं है और जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि 81% से ज्यादा तो माइल्ड ही होते हैं, तो बॉडी का डिफेंस उसको ठीक कर देता है। तो अस्पताल में रख करके इलाज क्या करते हैं? इलाज करते हैं सिम्टोमेटिक, बुखार का इलाज करते हैं, एक्स एंड पेन्स जो होता है, हमने कहा अभी कि दर्द होता है तो उसका इलाज करते हैं। वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है तो आईवी फ्लूइड्स देते हैं। न्यूट्रिशन खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखते हैं, आईवी के जरिए से, टीका जराए से, पाइप रख कर, जो भी करना हो। और कॉम्प्लिकेशंस जो अमवात की वजूह बनती हैं, मौत के कारण बनते हैं, तो उनका इलाज करना, उनका इलाज करते हैं कॉम्प्लिकेशंस का, ऑक्सीजन दे करके, आईसीयू में ले जा करके, एंटीबायोटिक्स दे करके। वो जो मैंने कहा था कि वेसल्स जाम हो जाते हैं, उसको ब्रेक करने की कुछ दवाइयां होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करना है। और तावक्त ये कि उसकी कुव्वते मुदाफ़ात काम करना शुरू कर दे, उस फर्द को जिंदा रखना है। ये है टाइम बाइंग टेक्निक, समझ लीजिए कि हम वक्त बस थोड़ा सा हम लेना चाहते हैं। 14 दिन के बाद मुमकिन है कि उसका डिफेंस जो है खुद ठीक कर ले। अब 14 दिन तक जिंदा रखना जो ये प्रायोरिटी है, उसके लिए जो भी करना पड़े, ऑक्सीजन देना पड़े, वेंटिलेट करना पड़े, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, तो इलाज ये होता है, कॉम्प्लिकेशंस का इलाज। जैसा मैंने कहा कि कुछ दवाइयों के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, एंटीवायरल्स हैं कुछ, रेमडेसिविर, एंटीमलेरियल्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुना होगा आपने खासतौर से ट्रंप साहब के मुंह से। और फिर प्लाज्मा थेरेपी, इंडिया में एक दफा बहुत जोर शोर से बात चली थी और जगहों पर भी। तो ये सारी चीजें कोई भी कहीं भी यानी बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर रिसर्चेज हो रहे हैं, कुछ और दवाइयों पर भी रिसर्चेज हो रही हैं।
जहां तक अल्टरनेटिव मेडिसिन का मामला है कि ये पैथी और वो पैथी और ये खाओ और वो पियो, तो साइंटिफिक बेसिस उसका नहीं है, तो इसलिए उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा। जिस चीज की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं हो, हचुआ के भर में कयासी तौर पर अंदाजे के एतबार से यानी फतवा नहीं देना चाहिए, प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, यही मैं अर्ज करना चाहूंगा। और ये जो सोशल मीडिया पे जो चीजें आप देख रहे हैं उस पर यकीन ना किया जाए। सोशल मीडिया पर कोई चीज आप देखते हैं जो कि यानी जनरल इल्म से, जनरल नॉलेज से अलग अगर लगे तो उस पर यकीन करने के बजाय उसको फैक्ट चेक कर लिया कीजिए। आजकल बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर कभी आप देखेंगे कि फलाना नोबेल इनाम याफ्ता बिल्कुल अलग होती है, तो आप यकीन ना करें, अब गूगल कर लें, उस आदमी का नाम गूगल करें, उसके यानी ताल्लुक से बात आ जाएगी। और अगर आप पाएं कि इस तरह का मामला जो क्लेम किया गया वहां पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा, समझिए कि बिल्कुल फेक है। इस तरह से चेक कर लिया जाए। सोशल मीडिया पर, दिगर मीडिया पर जो बातें आ रही हैं वो बहुत ही भ्रामक हैं अक्सर बातें, और उस पर जो है वो यकीन न किया जाए। यह हमें खुद नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे समाज को, हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर इलाज नहीं है तो प्रिवेंशन तो करना ही पड़ेगा, और प्रिवेंशन के उपाय हैं, बचने की तदाबीर हैं। कैसे बच सकते हैं? कफ एटिकेट के जरिए से। पता नहीं आप मुझे देख पाएंगे या नहीं, अगर खांसना हो तो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एल्बो में अंदर या छू कर रहे हैं, तो इस तरह से किया जाए, तो इसको कफ एटिकेट कहते हैं। इससे होगा ये कि उसके अंदर मैंने कहा कि वो जो वायरस है जो कि ड्रॉपलेट में है वो सामने किसी चीज पर नहीं गिरेगा, वो तक हाथ के अंदर हिस्से में महदूद रह जाएगा, और अक्सर यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता है, इलाज का मुआयना करना चाहे, और वो वायरस जो है वो नीचे जरा बुलाओ, इस मसला हो गया। तो ये है, एक तो कफ एटिकेट है। मैं स्क्रीन में लूज कर गया हूँ, इसलिए उधर से आ रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट आ रहे हैं। इस बीच में मैं ये अर्ज करूं कि एक तो कफ एटिकेट है, दूसरा यह है कि मास्क लगाना, ये दूसरी प्रिवेंटिव तदबीर है। मास्क क्यों लगाएंगे? मास्क इसके लिए लगाएंगे ताकि आपके अंदर अगर वो वायरस है तो उस खांसी या उस छींक के जरिए से वो माहौल में ना चला जाए, वातावरण को प्रदूषित ना कर दे, सामने जो बैठा हुआ है वहां तक वो ना पहुंचे। मास्क लगाना, फेस मास्क। अब फेस मास्क के ताल्लुक से भी यानी कई गलत फहमियां हैं। इसमें नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक तो सर्जिकल मेडिकल मास्क और एक K95 या N95 मास्क। तो तौर से आम पब्लिक के लिए सर्जिकल मेडिकल मास्क काफी है, बल्कि कई रिसर्चर्स ने यह दिखाया है कि कपड़े का मास्क भी ठीक है। इसलिए वो बैठे हाथ को छुप करके रखती हैं तो समझिए कि वो उस तरह का काम कर रही है वो मास्क। तो यानी ये आम कपड़े से भी पूरा हमको लगाना। अलबत्ता जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या कुछ खास लोगों को जो है वो N95, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल में भी सबको जरूरत नहीं है, कुछ खास तरह के काम करते वक्त जो है उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक है हैंड हाइजीन। एक तो ड्रॉपलेट के जरिए से और दूसरा यानी हाथ के जरिए से, कंटैक्ट के जरिए से बीमारी फैलती है। तो कंटैक्ट से फैलती है, लिहाजा वक्तन फवक्तन अगर आप हाथ धोते रहेंगे साबुन पानी से तो बेहतियाती में अगर आपके हाथ के ऊपर वो वायरस आ गया है, चाहे टेबल को टकने से हो, मुसाफा करने से हो या किसी और वजह से हो, तो उस सब जरिए से वो दफा हो जाएगा। एक तो फिजिकली रिमूव हो जाएगा और उसमें कुछ रिएक्शन के जरिए से उस वायरस के कवर को नष्ट करके उसको मार भी देगा। तो हैंड हाइजीन जो ये बहुत अहम है। उसके बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी ये वायरस खांसी और छींक के जरिए से ज्यादा 1 से 2 मीटर, 1 मीटर से पौरो जरा कम ही, 2 मीटर तो उससे ज्यादा तो है ही नहीं। लिहाजा 2 अफराद के बीच में अगर इस दूरी को मेंटेन कर पाए, अगर मालूम ना भी हो कि उस फर्द को ये बीमारी है या नहीं, तो आप जो है वो महफूज रहेंगे। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, और इसीलिए जो है लोगों को सफर करने से और एक जगह जमा होने से, मसाजिद में जमात से नमाज पढ़ने से
शादी ब्याह से, शॉपिंग मॉल से जो लोगों को परहेज करने के लिए लॉकडाउन में कहा जाता है, उसकी साइंटिफिक बेसिस ये है कि उतनी दूरी अगर आप नहीं रखेंगे, नजदीक रहेंगे, तो एक आदमी को भी अगर हुआ है तो उस मजमे में वो हो सकता है, और उनमें का हर शख्स फिर उतने ही और लोगों को भी, और इसी तरह से ये जो है वो एंडेमिक से पैंडेमिक की सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। और फिर ये कि हम कोशिश करें कि फेस को टच करना जो है वो गैर इरादी तौर पर, इनवॉलंटरी, बार बार हम टच करते रहते हैं, दांत खाते रहते हैं, दांत से खाना निकालते रहते हैं, तो हम कोशिश करें कि इस आदत को, ये जो है ये मुज़िर आदत है, ये हेल्थ के एतबार से अनहेल्दी आदत है, और इससे अगर हम कोशिश करेंगे इसको इंटेंशनली एक हफ्ते तक अगर प्रैक्टिस करें, तो हम समझते हैं कि आधे से ज्यादा कम से कम इस पर हम काबू पा लेंगे। ये अनहेल्दी चीज है, और अनहेल्दी ही नहीं बल्कि ये जरा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अहम मीटिंग हो रही हो, सामने राष्ट्रपति और राजा बैठा हुआ हो, प्रधानमंत्री बैठा हुआ हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? तो ये जो है ये अच्छा नहीं है, ये काम जो है ये अच्छा नहीं है, ये बुरी आदत है। लिहाजा ऐसे भी हमें इससे परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए। अब ये फिर मसला हो गया। तो अभी तक मैं इंट्रोडक्शन, दुनिया में क्या सूरत हाल है, नेपाल में कितने लोग हैं, कितने मर रहे हैं, कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे डायग्नोसिस की जाती है, RDT PCR क्या है, वगैरह इस पर आ गया। ये माफ करें, ये जरा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस पर मैं अब इतनी चीजों पर अभी मैं बात कर चुका हूँ, और अब जो है शेयर, ये जरा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया मेरे कंप्यूटर में, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुमकिन है मैं टेक्निकल सपोर्ट के बगैर मसला हो रहा है। आई एम सॉरी। ये आ गए, अच्छा चलो ठीक। कंटिन्यू कैसे, मैं स्लाइड चाहिए, कंटिन्यू कर। आई एम सॉरी, लगता है लोग थक भी गए होंगे। चाय वाय बगल में तो पिए, मेरे पास तो चाय है लेकिन ठंडी हो गई है, पता नहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं या नहीं आप लोग। मेरा टेक्निकल स्टाफ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में जितना कहा गया उसको हजम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हजम इस तरह से नहीं कि खारिज हो जाए और रहे बाप। हाँ, ये आ गया टेक्निकल स्टाफ, गुड, शुक्रिया। तो अब जो है मैं आखिरी बस 3 चीजें रह गई हैं, वो जरा तकरीर लंबी हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। अब जो है एक अहम तरीका ये साजिश है, किसी ने जानबूझ करके वायरस को छोड़ दिया है और इसके जरिए से वैक्सीन बन के लोगों के ऊपर काबू करना है। इस पर थोड़ा मैंने गौर फिक्र करने की कोशिश की है, और इस ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और आखिर में, चूंकि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, इसलिए इसका मजहबी पहलू का भी मैंने एक स्लाइड रख लिया है। अभी 3 चीजें बस बाकी रह गई हैं, तो थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त करेंगे। ये जो है कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरीज हैं, मैंने जब अध्ययन करने की कोशिश की तो तकरीबन 4 तरह की कॉन्स्पिरेसीज यानी गर्दिश कर रही हैं अवाम में। उसमें से एक ये है कि चाइना ने जानबूझ करके एक वायरस बनाया, नया वायरस बनाया। ये खास तौर से अमेरिका के सदर साहब की तरफ से बार बार ये बात आई, और वो मैनिपुलेट किया उसने, और उसको ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बायोलॉजिकल वेपन, एक तो होता है वो फिजिकल, एक होता है एटॉमिक वेपन होता है, ये बायोलॉजिकल वेपन ले जाकर कहीं पर छोड़ देंगे, वहां की सारी आबादी को हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद तो सारे लोग मर जाएंगे और फिर हम जिंदा रहेंगे। यानी इस तरह का बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर हमला करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन, और ऐसा अमेरिका ये जो है बायोलॉजिकल वेपन बना चुका है, कुछ और ममालिक भी बना चुका है। गैस भी एक तरह का वेपन है, सीरीन गैस। यहाँ वहाँ इल्जाम लगाया गया था कि सीरिया में यूज किया है, अभी मालूम हुआ है, या
जापान में, तो ये सारे मुख्तलिफ तरह के वेपन्स हैं। तो उसी तरह का एक वेपन चाइना बनाता है और उसके जरिए से दुनिया के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है। तीसरा ये कि इकोनॉमिक, और ये खासतौर से इंडियन चैनल अगर उस वक्त के आप लोगों ने देखा हो तो उसमें इस एंगल को अभी भी शायद वो कर रहे हों कि इकोनॉमिक के बीमारी फैला दी, उसके बाद ब्रेक ले लिया आपने, यहाँ सारी दुनिया में फैला दिया। अब उसको यानी काबू करने के लिए चाहिए मास्क, वो मास्क बना रहे हैं सारी दुनिया में, कहीं नहीं वो बना रहे हैं, मनमाने तौर पर उसको बेचेंगे। वेंटिलेटर सारी दुनिया में कहीं पे नहीं है, करोड़ों की तादाद में उसको बेचेंगे और कमाएंगे पैसे वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक एंगल, तो ये एक तरह की साजिश जो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया में और हलकों में, तो ये एक साजिश। दूसरी तरह की साजिश खासतौर से मुस्लिम ममालिक में, इस्लामी हलकों में, कि इजराइल ने ये सब किया हुआ है चाइना से मिलकर के, और उसके पीछे उसकी साजिश ये है कि बाद में इसके खिलाफ वैक्सीन बनाएंगे। और चूंकि सिर्फ उसको मालूम है इस वायरस के बारे में, किसी वायरस का इजाद उसने किया है, तो वैक्सीन बनाएंगे तो उसके ऊपर सिर्फ उसका कब्जा होगा और सिर्फ उन ममालिक को देंगे जो इजराइल को तस्लीम करेगा, इजराइल की पॉलिसी के तहत चलेगा। ये एक तरह की साजिश गर्दिश कर रही है। तीसरी तरह की साजिश जो हाल साल में आने लगी है, इसमें कुछ भाइयों ने मुझे सवाल भी पूछा, तो मैंने कहा कि उस वेब में आ जाइएगा, वहां मैं उसका जवाब दूंगा। तो भाई अगर सुन रहे हो तो उस जवाब को गौर से सुनिए, वो भाई जिन्होंने कुछ दिनों पहले, जो विराटनगर में रहते हैं हमारे भाई। तो ये कि बिल गेट्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। बिल गेट्स को इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है, साजिशी कहते हैं, उनको क्या दिलचस्पी हो सकती है इससे? सिर्फ वैक्सीन में लगाते हैं, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मुसलमानों को, ये ज्यूइश लिबी का एक हिस्सा है। और इसके अंदर जो असल बात, इसके अंदर वो कल होकर के एक चिप्स डालेंगे उस वायरस के अंदर, हर शख्स के खून में वो गर्दिश करेगा और हर शख्स का लोकेशन एक कंप्यूटर पर बैठ करके आदमी देखता रहेगा, और जहां भी उस आदमी को पकड़ना होगा वहां वो गिरफ्तार कर लेगा और मारना होगा उसको मार देगा। सारे जिहादी खत्म हो जाएंगे, सारी इस्लामी ताकतें मलियामिट हो जाएंगी वगैरह वगैरह, यानी इस तरह का एक साजिशी पहलू। और कुछ लोग तो सिरे से इसका इनकार करते हैं, अरे कोई है, ये कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी ही नहीं है, कोविड नाम की कोई बीमारी ही नहीं, कोरोना वायरस नाम की कोई चीज ही नहीं है। मसलन इस तरह के लोग जो कि अभी भी कहते हैं कि चांद पे कोई गया, पागल हो गए हो क्या, चांद पे कोई नहीं गया, ऐसे वो गप्पे हैं वगैरह वगैरह। तो ये चार तरह के साजिशी एंगल्स हैं। इस पर जो है मैंने जो और किया है, तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाने का वक्त भी नहीं है। पहली बात जो है ये है कि देखिए, कोई भी जो साजिश होती है वो महदूद लोगों तक अगर रहे उसी वक्त तक वो साजिश कामयाब होती है। अब कोई ऐसी साजिश, मसलन वैक्सीन का मामला लीजिए, वैक्सीन बनाएंगे उसके अंदर चिप्स डालेंगे। क्या वैक्सीन सिर्फ एक फैक्ट्री से पैदा होती है, सिर्फ एक मुल्क में पैदा होती है? क्या एक मुल्क का सिर्फ एक कंपनी पैदा करता है? अगर शुरू में एक करे, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज और सारी दुनिया में उसके ब्रांचेस खुल जाते हैं, हर जगह वो वैक्सीन बनती हैं, या बहुत से जगहों में वैक्सीन बनते हैं, हर लोग काम करते हैं। तो साजिश को वो जो चिप्स जो डालेगा तो कहीं ना कहीं से तो लीक हो ही जाएगा ना। तो बिल्कुल बकवास बात है ये, इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। बस एक मिसाल दिया मैंने। उसी तरह से ये कोई बीमारी ही नहीं, डॉक्टरों को पटा लिया गया है, सब कोविड लिख देते हैं। भाई एक हॉस्पिटल के लिए तो मान लेते हैं, एक मुल्क के हॉस्पिटल के लिए मान लेते हैं, सारी दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल में मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास तो कोई अभी तक नहीं आया कि भाई जरा तुमको मैं इतने पैसे दे दूंगा, जरा तुम सब मेडिकल डायरेक्टर और पार्टनर हॉस्पिटल में जितने लोग मरते सबको कोविड लिखवा दो। कोई नहीं आया मुझे इस तरह का, कहीं ना कहीं से कोई सुराग तो मिलता ना। इतने दूसरे तरह के लोग भी, इस्लामिस्ट और दूसरे लोग जो इन साजिश के खिलाफ भी सोचते हैं, ऐसे लोगों के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो कोई प्रूफ लेकर के कोई आए कि इस तरह का मामला होगा, तो बिल्कुल बकवास चीज है, इस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि ये वबा, अगर ये बीमारी, ये मर्ज अगर बिल्कुल नई चीज होती, इससे पहले इस तरह कभी हुआ ही नहीं होता, तब न जाकर के आश्चर्य करते कि क्यों हो गया।
बल्कि डॉक्टरी हलके में हर यानी दहाई के बाद हर सेंचुरी में एक दो वबा ना फैले तो डॉक्टर परेशान हो जाएंगे। ये अननेचुरल है, ये अननेचुरल है कि म्यूटेशन कैसे नहीं हुआ, इतने दिनों तक म्यूटेशन कैसे नहीं हुआ, व्हाट हैज चेंज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस तरह का होना जो वो नेचुरल है, होने के बाद अलग से साजिशी एंगल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले कितनी वबाएं फूटती रही, प्लेग की वबा है, हैजा की वबा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये बिल्कुल बकवास बात है, कोई साजिश वाजिश नहीं है। ये साजिश अक्सर, ये मैं अगले जो स्लाइड में मैं जो दिखाऊंगा वहां से मैंने ये उधार लिया है। अगले स्लाइड में क्या हो, सस्पेंस रखना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने ये आइडिया उधार लिया है कि ये कैसे लोग सोचते हैं। तो उन साहब ने लिखा है, जो अगले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, कि जो डिफीटेड मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, पराजित मानसिकता, और जिनको कुछ नहीं करना, जो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग सोचते हैं क्योंकि एक सुपर पावर के ऊपर दे दो जो कि सारी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ, उसकी साजिश से बाहर कोई नहीं जा सकता है, लिहाजा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लिहाजा डोंट डू एनीथिंग, बैठे रहो। ऐसे लोग करते हैं ये काम, ऐसे लोग ये काम करते हैं। तो डिफीटेड मेंटेलिटी के लोग ही ऐसा सोचते हैं। तो यानी ये बात, और ऐसी चीजों को प्रोपेगेट करते हैं। फिर ऐसे लोग, फिर उन हिसाब से मैंने उदाहरण दिया, अभी मैं दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, कि अपनी सारी कमजोरियों का ठेकरा दुश्मनों के सर पे फोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका को कुछ हो गया तो चाइना, चाइना को कुछ हो गया तो इंडिया, इंडिया को कुछ हो गया तो पाकिस्तान, जो कुछ हो उसके सर पर फोड़ दिया। उसी तरह से मुसलमानों में जितनी भी कमजोरियां जो भी हो जाएंगी तो वो सारा का सारा वो इल्जाम लगा देंगे इजराइल के ऊपर, बकवास। तो ऐसी मेंटेलिटी के लोग जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि साजिशें नहीं होती हैं, साजिशें होती हैं। और जो यानी जो अक्लमंद शख्स होता है वो दिमाग को खुला रखता है, गौर करता है, लेकिन उसके पास बेसिस होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। यहाँ सारी चीजें अनलॉजिकल हो रही, इसीलिए मैं इस पर ये तबसरा कर रहा हूँ। मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संभावना है साइंटिफिकली वो ये है कि ऐन मुमकिन है कि एक्सीडेंट हो गया हो, ऐन मुमकिन है। और इस एंगल को अमेरिका देख भी रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट भी करवा रहा है चाइना में। होता यह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े लैब हैं, सारे सेफ्टी मेजर रखते हुए रिसर्च करते रहते हैं, करना ही चाहिए। वैक्सीन बनाने के लिए, वायरस की स्टडी करने के लिए करते ही रहते हैं। हम पाटन में भी कुछ स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के, कुछ और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के। करना ही चाहिए, तब ना साइंस विकास करेगा। लेकिन जाने अनजाने, लापरवाही की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से कभी कभी यानी एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एंथ्रेक्स की वबा की बात की थी, बायोलॉजिकल वेपन के ताल्लुक से। अमेरिका में एंथ्रेक्स के ऊपर एक स्टडी हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, और पाया गया कि हाईली इन्फेक्शियस जो एंथ्रेक्स का एक डब्बा, उसके अंदर पता नहीं कितने करोड़ एंथ्रेक्स मौजूद थे, एक शिप के एक कोने में ऐसे ही पाया गया। देखिए, ह्यूमन एरर है, कभी हो सकता है मिस्टेक हो गया, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। तो इसी तरह से मुमकिन है चाइना, जिस लैब में, वुहान में एक लैब है जो वायरल स्टडी करने का लैब है, वहां पे वो लोग स्टडी कर रहे हों और किसी वजह से वहां से वो वायरस लीक हो गया हो। मसलन मैं पीसीआर लैब की बात कर रहा था, पटना हॉस्पिटल में हमारा पीसीआर लैब है। हम कोशिश करते हैं, हर जगह कोशिश करना पड़ती, सर्टिफिकेट देना पड़ता, तभी इजाजत मिलती है कि वहां से वो वायरस लीक ना होने पाए। तो इन सारे तदाबीर, एहतियाती तदाबीर के बावजूद ऐसा हो सकता है कि चाइना में जहां लोग स्टडी कर रहे थे वहां कुछ एरर हो गया, वहां निकल गया, निकलने के बाद वुहान में फैला, फिर दूसरी जगहों में फैला, वहां से फिर वहां गया। ऐसा हो सकता है, किसी ने प्रूव नहीं किया है। तो लेकिन इसको साजिश नहीं करेंगे, कहेंगे इसको एक्सीडेंट कहेंगे एट द मोस्ट। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड के लिए, करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि साजिश करके उस टेक्नोलॉजी को इजाद किया। मिसाल दूंगा, मोबाइल को यूज करके लोगों को ट्रेस किया जाता है, पुलिस ट्रेस करती है। अभी हाल में मुझे एक घटना मालूम है कि पुलिस ने ट्रेस करके एक बड़े चोर को पकड़ लिया काठमांडू से बाहर जाकर के। कैसे? मोबाइल को ट्रेस किया उसका, तो मोबाइल का ट्रेस किया। तो अब हम क्या कहें कि नेपाल की पुलिस की ये साजिश है और इसी साजिश के तहत नेपाल की पुलिस ने मोबाइल का इजाद करवाया है, ये कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो कल होकर के मान लीजिए चिप्स की ही बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर हो भी जाए
तो लोग कोशिश कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आज इम्पॉसिबल लग रहा है, कल होकर के कोशिश करेंगे, लेकिन हम आइंदा करके चिप्स डालेंगे, इसलिए आज इस वायरस को इजाद करें और इसके जरिए से लाखों लोगों को मरवा दें। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज स्टूपिड थिंकिंग, मैं कहता हूँ, अहमकाना सोच है ये। तो कॉन्स्पिरेसी के ताल्लुक से मैं इस बातें याद करना था, बस आखिर में आ गए। ये है वो स्लाइड, सारे लोग ध्यान से देखें इसको। लिफ्ट में देख रहे हैं क्या है, जिंदगी नौ, माहनामा नई दिल्ली जिंदगी नौ। कौन सा पर्चा है उधर, मुमकिन हो सकता है मुश्किल आप लोगों को देखने में, इधर देख लीजिए, राइट साइड में है ये, जून 2020 का, पेज नंबर 5 to 25, 5 से लेकर के 25, 20 सफहात पर मुश्तमिल इशारात के तहत इस मौजू पर साजिशियत, साजिशी सोच और उस ताल्लुक से इस्लामी सोच क्या होनी चाहिए, फिक्र क्या होनी चाहिए, इस पर जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने बहुत ही बेहतरीन मजमून लिखा है। इस ताल्लुक से मैंने जितना भी मुताला किया है, सोचने की कोशिश की है, इससे अच्छा मजमून अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा है। और मैं अपने भाई सिराज बरकतुल्लाह साहब को का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने शेयर किया और मैंने उसको पढ़ा, उसी रोज पढ़ लिया पूरा, एक ही नशिस्त में उसको पढ़ लिया पूरा, बहुत ही बेहतरीन। और मैं कहूंगा कि सारे लोग उसको पढ़े, खास तौर से जो इस तरह के एंगल से सोचते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो वो इस मजमून को पढ़ें। उर्दू दान लोगों के लिए ऑफ कोर्स, और लोग तो नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मजमून है। और इसमें वो सारे पहलू और उनमें से कुछ पहलू, इसका मैंने अभी इशारा किया था, मैंने यहीं से अखज़ किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है, लोग जो तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना जो है बहुत अहम है। इंफॉर्मेशन ले लेना सिर्फ अहम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन लेता है, इसको मैनेज करता है और उसके लिहाज से फिर अपने अपने एक्टिविटीज को, अपनी रोजमर्रा के उमूर को तय करता है और फिर उसको प्रोपेगेट करता है। तो लेने के बाद जो मैनेज करता है ना, वो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना वो खाम उसी तरह से, जिस तरह से आया उसी तरह से अगर वो प्रोपेगेट करता रहा और इसी पर अमल करता रहा, तो खुद भी खसारे में रहेगा और मुल्क व कौम को भी खसारे में डालेगा। तो इस ताल्लुक से कुछ जो इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ जानकारी जो होती है, उसको मैं गुड इंफॉर्मेशन कहता हूँ। ये जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जरूरी था, ये गुड इंफॉर्मेशन है, शेयर करना चाहिए, नहीं होगा तो लोगों में कंफ्यूजन होगा, पढ़ना चाहिए। मैंने कहा साजिशियत के ताल्लुक से वो मौजूद पढ़िए, तो मैं समझता हूँ कि गुड इंफॉर्मेशन है, तो यूजफुल है और इससे लोग जो होते हैं वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ताकि वो बेहतर यानी तर्ज अमल अख्तियार कर सके। तो ये है गुड इंफॉर्मेशन, इसे हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन जो होता है वो हो रहा है अभी, तो ओवर इंफॉर्मेशन ना हो। कई लोगों को मेरी ये तकरीर भी ओवर इंफॉर्मेशन लगती होगी, जो अगर कोई डॉक्टर इसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है कुछ डॉक्टर भी सुन रहे हैं, तो उनको लगता है कि ओवर इंफॉर्मेशन, कितनी बार कह चुके हैं यही बातें, कितनी बार पढ़ चुका हूँ। तो लेकिन ये मैं कुछ खास तबके के लोगों को ज्यादा शेयर करने की जरूरत महसूस किया, इसलिए मैं ओवर इंफॉर्मेशन नहीं समझता हूँ। लेकिन हमें देखें कि ओवर इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। टेलीविजन को बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया के उन एड्रेसेस को ब्लॉक कर के चाहिए न चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि ये गैर जरूरी आपके वक्त का जिया और फिर कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डाल देता है। आदमी हमेशा सिर्फ कोरोना के बारे में सोच रहा है, नंबर फिगर के बारे में सोच रहा है। जैसे क्रिकेट का स्कोर तो तब्दील होता है, फोन कर रहे हैं कि आज का स्कोर क्या है, कितना विकेट आउट हुआ, यानी कितने लोग मर गए वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये ना किया जाए। इस तरह से आप दिमागी अमराज में मुब्तला हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, इलनेसेस हो जाएंगे। उसके बजाय बंद कर दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, घर वालों के साथ निकल जाइए, कहाँ वक्त मिलता है ऐसा इतना। कुछ किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें जो पहले से प्लानिंग में थी, वक्त के कमी के बायस नहीं पढ़ सकते थे, जिक्र अज़कार में, प्रार्थना में, नमाजों में समय। ये ओवर इंफॉर्मेशन से बचने, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी ये ऊपर के इंफॉर्मेशन,
लेकिन ये जो है अब गलत इन्फॉर्मेशन, देख लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन द पर्सन इज ऑनेस्ट, अपने मन से उसने कुछ ऐड नहीं किया है, उसने प्रोपेगेट कर दिया, हालांकि वो गलत है, हालांकि फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था, उसको सही लगता तो प्रोपेगेट करना चाहिए था, लेकिन इसको हम मिस इन्फॉर्मेशन के हद तक कहेंगे, उतना यानी काबिल गिरफ्त नहीं है, लेकिन ये जो है ये काबिल डिस इन्फॉर्मेशन इस काबिल गिरफ्त, ये जो है इल इंटेंडेड, लोगों को गुमराह करने के लिए डिस इन्फॉर्म करते हैं, गलत खबरों को प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, इसी को प्रोपेगेंडा कहा जाता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए हमें, ओवर इन्फॉर्मेशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए, गुड इन्फॉर्मेशन हासिल भी करना चाहिए, उसको प्रोपेगेट भी करना चाहिए। और मास मीडिया और सोशल मीडिया जो है उस पर हमें बहुत ही क्रिटिकली सोचना है कि किन किन चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीजों को हम पढ़ेंगे फुल्ली, किन किन चीजों का वो जो है वो शीर्षक ही देख करके उसको हम डिलीट कर देंगे, बहुत कुछ ऐसा होता है, शीर्षक ही देख करके डिलीट कर देंगे, फोटो ही देख करके डिलीट करने का मन हो जाएगा। तो ये मैनेज जो है, मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूं कि हम आखिर में आ गए हैं, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद समरी में चला जाऊंगा। अब चूंकि शुरू में मैंने कहा कि मैं जरा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, इसलिए इन चीजों को जरा मजहबी एंगल से भी मैंने जरा देखने की कोशिश की है, तो वो मैं अपने ख्यालात आपसे शेयर करना चाहता हूं। कई मजाहिब में इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं तो इसको ईश्वर की तरफ से अवतरित कहा गया, कई मज़ाहिब में, इस्लाम में भी है और हिंदू मजहब में भी है। जब पाप बहुत हो जाता है तो ईश्वर मनुष्य का या कुछ और का रूप लेकर के आते हैं और पाप को नष्ट करते हैं। और जब मजालिम बढ़ जाते हैं, गुनाह शिर्क बढ़ जाता है, जब लोगों के ऊपर अत्याचार ज्यादा होने लगते हैं, तो फिर इसको पनिशमेंट के तौर पर अल्लाह ताला, ईश्वर, वो जो है इन चीजों को भेजता है। तो हिंदू मजहब में भी, इस्लाम में भी और कुछ और मजाहिब में ये संदेश हमें मिलता है। तो एक बिलीविंग मुस्लिम होने की हैसियत से मुझे तो इस पर पक्का एतमाद है कि मुमकिन है ये पनिशमेंट हो। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही उलट पुलट दे, ऐसा भी कर सकता है अल्लाह ताला, ईश्वर अगर चाहे तो, लेकिन वो मुख्तलिफ शक्लों में भी करता है, डिफरेंट रूप में भी करता है। कुरान में हम पाते हैं कि कहीं पर आग की बारिश की, कहीं पर पथराव कर दिया, कहीं पे मेढक भेज दिए, कहीं पे टिड्डी दल भेज दिया, कहीं पे नूह का तूफान आ गया ज्यूज, और उसमें भी क्रिश्चियनिटी में भी इस पर यकीन किया जाता है वगैरह। तो जब मजालिम बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाता है, तो फिर ये अब हम देखें कि क्या मजालिम और अत्याचार इस दुनिया में नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा नहीं हो गया, लोगों का जीना दूभर नहीं कर दिया गया, कमजोरों के ऊपर जो ताकतवर हैं वो मजालिम के पस जो चक्की है वो उसके अंदर नहीं पीस रहे हैं। हम देख लें, हो रहा है ऐसा, तो मुमकिन है कि वो ईश्वर सारी चीजों को देख रहा है, वो पनिश कर रहा है, ऐसा हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि हमारी हाथ की कमाई है, कुरान कहता है ये तो हमारे हाथ की कमाई है, ताकि हम देखें, यानी तुमको जरा तुम्हारे कुछ कर्मों का हम मजा चखाएं। तो इसके दो एंगल्स हैं, एक फिजिकल एंगल है, एक स्पिरिचुअल एंगल है। मसलन अगर हम ये जो ट्रीज हैं इसको बेतहाशा हम काटना शुरू कर दें और नए हम पौधे नहीं लगाएं, शजरकारी ना करें, वृक्षारोपण ना करें, तो इन्वायरमेंटल केओस हो जाएगा। फिर जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त नहीं होगी, कई साल तक फसल तबाह हो जाएंगे, और जब नहीं उस वक्त बारिश होगी सारे यानी सैलाब आकर मर जाएंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। अपने हाथ की कमाई, पेड़ काट दिया लगाया नहीं, फिजिकल। और स्पिरिचुअल फिर वही है कि हम शिर्क करने लगे, जिसने इस दुनिया को बनाया था उसकी परस्तिश, उसकी पूजा करने के बजाय दूसरे को उसका यानी वो साझेदार समझने लगे। इससे बड़ा अत्याचार कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है कि ये सबसे बड़ा अत्याचार है, जुल्मुन अजीम, शिर्क जो जुल्मुन अजीम है। तो इसका ये दो पहलू है ना, अपने हाथ की कमाई के ताल्लुक से मैंने कहा कि फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों एंगल है इसका। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सब के लिए अजाब ही हो, कुछ लोगों के लिए टेस्ट हो सकता है, ये इम्तिहान हो सकता है कि देखे मेरा बंदा कितना अडिग रहता है, मुझसे कितना लो लगाता है। पहले तो खूब यानी
इबादतें करता था, अब जरा उसको चक्की में पीसते हैं इस वबा के जरिए से, देखते हैं उसके कुछ लोगों को मार देते हैं फैमिली से, फिर भी वो मेरी इबादत करता है या नहीं करता। टेस्ट, जो कुरान में कहा गया है कि जिंदगी का मकसद ही ये जांचना है कि तुम लोगों में से कौन अच्छा अमल करता है सूरह रूम में। तो ये भी हो सकता है कि ये मुमकिन है, ये पनिशमेंट भी हो, मुमकिन है ये इम्तिहान भी हो, टेस्ट भी हो। तो ये वजूह के सिलसिले में 3 चीजें, इसका धार्मिक पहलू जो मैंने सोचा। अब प्रिवेंशन के ताल्लुक से जो चीजें हैं उसको मैं धार्मिक एंगल में थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहो टाइम टाइम पर, तो यानी वायरस से मुक्त रहोगे। तो इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए उससे पहले जो वजू करने के लिए कहा गया है और गुस्ल करने के लिए, पाकी अख्तियार करने के लिए गुस्ल जो कहा गया है, और पाकी को, सफाई सुथराई को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, तो मुझे बेहद रिलेवेंट लगता है ये। यानी वजू जो करते हैं हम, हाथ धोते हैं, कूहनियों तक धोते हैं, मुंह को धोते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, ये वो एरियाज हैं जो वायरस के, कीटाणुओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। और दिन में 5 दफा अगर हम रियली ये करते रहें तो बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि कुछ रिलीजियस एंगल, तो इस एंगल से मुझे इंटरेस्ट लगा, तो इसलिए भी मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। शेयर क्या, उसी तरह से वो जो नकाब के बारे में कहा कि दैट इज अ काइंड ऑफ मास्क, वो हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी एक धार्मिक एंगल आ गया जरा सोचने से। उसके बाद आखिर की 2 चीजें जो हैं वो इस ताल्लुक से, अभी जो लॉकडाउन की जो कैफियत है, इसका जो हुक्म है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, उसके पालना करने के ताल्लुक से जो कुछ बेचैनी पाई जाती है धार्मिक हलकों में, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। वो क्या है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते जमात से, बड़ी बेचैनी हो जाएगी लोगों में। एक सच्चे मुसलमान को होना ही चाहिए, लेकिन क्या करें तो उस ताल्लुक से। ईद में हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वैसे कहा कि मुसाफा नहीं कर सकते हैं, गले नहीं मिल सकते हैं वगैरह। तो इस ताल्लुक से हमें बहुत ज्यादा दुविधा में, मेरी राय में, बहुत सारे लोग इससे मुतफिक, दुविधा में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने जान की हिफाजत जो है हमारे ऊपर फर्ज है। और कोई भी चीज, कोई भी अमल इसको खतरे में डालता हो तो वो खुदकशी के मुतरादिफ है, लिहाजा ये हराम है। इसलिए अगर लॉकडाउन साइंटिफिक है, और बिल्कुल साइंटिफिक है, तो इन चीजों से अगर हमें रोका गया वक्ती तौर पर, तो हमें रुकने में कोई मसाला नहीं इसमें। नमाज हम घरों में पढ़ सकते हैं, ईद हम घर में मना सकते हैं, अल्लाह ताला देखता है। हमें अल्लाह को दिखाना है या लोगों को दिखाना है? लोगों को दिखाना है तो चलिए मस्जिद में जाएंगे, तभी वो मकसद हासिल होगा। अगर अल्लाह को दिखाना है तो अंधेरे में घर में पढ़ेंगे, तभी वो मकसद हासिल होगा। हमें तो अल्लाह को दिखाना है, ईश्वर को दिखाना है हमें नमाज पढ़ करके। इस एंगल से मैं देखता हूँ इसको। और लिहाजा वो जो लॉकडाउन के लिए जो भी ज़वाबित बनाए गए हैं, तो उसका पालन करना बिल्कुल इस्लामी अमल है, बिल्कुल इस्लामी अमल है। इस तरह से आप खुद को भी महफूज रखेंगे, अपनी फैमिलीज को महफूज रखेंगे, अपनी बस्ती समाज को महफूज रखेंगे, अपने मुल्क को महफूज रखेंगे, और पूरी दुनिया को महफूज रखेंगे, अपना रोल अदा कर पाएंगे। और इसके अदरवाइज, इसके अल्लाह रगम अगर करेंगे तो ठीक उल्टा होगा, और आप गुनाह कर रहे होंगे। देखने में लगेगा कि आप सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप गुनाह कर रहे हैं। तो ये वो रिलीजियस एंगल था इस कोरोना वायरस के ताल्लुक से, और उसके अंदर जो लॉकडाउन की सूरत बनी है उसके ताल्लुक से। तो मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में आ गया हूँ। अब मैं समराइज और खुलासा पेश करना चाहता हूँ। सारा वक्त तो खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए, लगता है सवालों के लिए कोई मौका नहीं होगा। अरमान को बुलाइए और देखिए सवालात के लिए क्या सिस्टम बनाया है, चैट वगैरह है या क्या करना है, जबकि मैं समरी ये 2 मिनट में पेश कर देता हूँ। सबसे जो ओके ठीक है, तो एक तो ये है, समरी में पेश करता हूँ, खुलासा है कलाम ये कि हमारे सामने हिस्ट्री बन रहा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हिस्ट्री इज अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हाम्रो सामु इतिहास बन्दैछ, इतिहासलाई प्रत्यक्ष हामी हेर्दैछौँ, देख्दैछौँ। आजभन्दा 100 वर्षपछि विद्यार्थीहरूले आफ्नो टेक्स्ट बुकमा 100% यो विषय पढ्ने छन्। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री, ये एक चीज। दूसरी चीज ये खुलासे के तौर पर कि चाइना से शुरू हुआ ये 2019 के आखिरी दिनों में, आखिरी महीने में, अभी तक 215 ममालिक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।
77 लाख से ज्यादा केसेस, 4 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं सारी दुनिया में। सबसे ज्यादा केसेस और अमवात मुल्क के तौर पर अमेरिका में और कॉन्टिनेंट के तौर पर यूरोप में हुई हैं। सार्क कंट्रीज में, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये जो ममालिक हैं 8, इनमें सबसे ज्यादा केसेस और डेथ इंडिया में हुई हैं। नेपाल में 5000 से ज्यादा केसेस, 77 में 72 अजला ये मुतासिर हुई हैं। 16 डेथ्स हो चुकी हैं 14 अजला में। नेपाल इस लिहाज से दुनिया में 71वें पोजीशन में केस के लिहाज से, और सार्क में 5वें पोजीशन में 8 में से, और 71 जो है वो 215 ममालिक में से इस पोजीशन में है। मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर ईरान है। एशिया और अफ्रीका के ममालिक जो हैं वो निस्बतन कम मुतासिर हुए हैं मुख्तलिफ वजूह से। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 80% से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन गैर मोहतात होना मुनासिब नहीं है। इससे बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन मसलन वजू वगैरह के जरिए से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है। हमें जितने भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तभी हम मुफीद उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और आखिर में मैंने ये बताया कि हमारे लिए मजहबी तौर पर, धार्मिक रूप में भी इस वबा से फेस करने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस और मवाद मौजूद हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए लेकिन मुहतात रहना चाहिए। तो मैंने आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन, कोविड-19 का दुनिया में क्या हो रहा है ये भी बताया, नेपाल में क्या होता है इसके बारे में, कोरोना वायरस के ताल्लुक से कुछ बताया कि किस तरह का वायरस है ये। 4 तरह के वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड के, मर्स के, सार्स के और ये कोविड का। साइन एंड सिम्टम बताया कि बुखार, खांसी वगैरह ज़्यादातर। डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT और PCR कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक से भी बताया। इलाज कुछ नहीं ये भी बताया, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन अलबत्ता कर सकते हैं। ये साजिश है या नहीं इसके बारे में भी तफसील से बातचीत हुई, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के ताल्लुक से भी बताया, और इसका जो मजहबी पहलू वो भी आप लोगों के सामने रखा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बातें कही गई हैं ये मैंने सिर्फ इस नियत से कि मेरे पास कुछ नॉलेज है मैं लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों को अगर मैं क्लियर कर सका और उसके ज़रिए से अगर उनकी ज़िंदगी में, उसके नॉलेज में अगर कुछ इजाफा कर सका तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए अजर व सवाब का बायस होगा। बस इसी नियत से मैंने किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बातें रखी गई हैं उस पर गौर फिक्र करने की, गलती से अगर कोई मिस्टेक हो गया हो जो कि ऐन मुमकिन है तो उसके शर से महफूज रखने की, और अगर कोई अच्छी बात हो गई तो उस पर आप सारे लोगों को अमल करने की और मेरे हक में दुआ करने की गुजारिश करते हुए अपनी ये बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।